ये टॉपिक है आज का, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की कंसेप्ट पढ़ोगे आप, मतलब न्यूटन लॉ को जनरलाइज करना चाह रहे हैं आप। इसके पहले के न्यूटन लॉ में जितना मतलब पूरी मैकेनिक्स जो अभी तक आपने पढ़ी है वो सिंगल पार्टिकल्स की पढ़ी थी। अब आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करोगे, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब बेसिकली हम कह रहे हैं इसके अंदर हमारे रिजिड बॉडीज आती हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में रिजिड बॉडीज जो कि कई सारे पार्टिकल्स को मिला करके बनते हैं। इसके अंदर गैसेस भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, और इसके अंदर लिक्विड्स को यानी फ्लूइड को भी इन्वॉल्व कर सकते हो आप। तो तीनों के लिए ये थ्योरी होगी जो आप पढ़ने जा रहे हो आप, क्योंकि रोटेशनल मैकेनिक्स के बाद आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़नी है, फिर थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है। तो है क्या कि उन सब का जो फाउंडेशन है, फंडामेंटल कंसेप्ट, वो इसी चैप्टर में है, यहीं पर। अब इसमें जैसे आप डायग्राम देखोगे तो इसमें हमने तीन पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। पार्टिकल ए एक ले रखा है, एक पार्टिकल बी ले रखा है, और एक पार्टिकल सी ले रखा है। तीन पार्टिकल्स का सिस्टम एज ए एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब दो पार्टिकल का सिस्टम लेकर के और इनफाइनाइट नंबर तक के पार्टिकल्स सिस्टम में आ सकते हैं। एज एग्जांपल हमने तीन का लिया हुआ है। सो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ए बी एंड सी। इसमें जो आप कलर्ड एरोज देख रहे हो, जितने भी कलर्ड एरोज देख रहे हो आप, जिसमें हमने कैपिटल एफ ए लिखा हुआ है, कैपिटल एफ बी, इस तरीके से जो लिखा हुआ है ना, कैपिटल एफ ए, कैपिटल एफ बी और कैपिटल एफ सी, ये हैं हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब फोर्सेस जिनके सोर्स जो है आउटसाइड द सिस्टम है। सिस्टम हमारा ए बी सी है, मतलब ए बी सी के अलावा कोई चौथी चीज होगी, एबीसी के अलावा कोई फोर्थ ऑब्जेक्ट होगा जिससे ये फोर्स एफ ए लग रहा होगा, जिससे ये फोर्स एफ बी लग रहा होगा, जिससे ये फोर्स एफ सी लग रहा होगा। और स्मॉल एफ लेटर जो लगाए रखे मैंने, स्मॉल कैपिटल लेटर से मैंने एक्सटर्नल फोर्सेस को इंडिकेट किया है, और स्मॉल लेटर यूज किया है मैंने इंटरनल फोर्सेस के लिए। मतलब एफ ए बी का मतलब हो गया फोर्स जो ए पर लग रहा है बी की वजह से। एफ बी ए का मतलब हो गया फोर्स जो बी पे लग रहा है ए की वजह से। मतलब ये ए और बी आपस में भी फोर्स लगा रहे हैं। अब ये कोई भी फोर्स हो सकता है। हो सकता है कि ए और बी कांटेक्ट में हो तो ये आपस में नॉर्मल लगा रहे हो सकता है ये एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन लगा रहे हो। अगर ये चार्जेस हैं तो हो सकता है ये एक दूसरे के ऊपर कोलम्बिक फोर्स लगा रहे हो। अगर ये दो वायर्स हैं तो ये हो सकता है एक दूसरे पर मैग्नेटिक फोर्स लगा रहे हो। मतलब ये जो इंटरनल फोर्स है ये किसी भी टाइप का हो सकता है। नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, हिंज रिएक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, किसी भी टाइप का फोर्स ही हो सकता है। मतलब हम टाइप ऑफ फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, बस ये इंटरनल फोर्स होना चाहिए। एफ ए सी और एफ सी ए ये भी इंटरनल है, जो ए और सी एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। एफ बी सी और एफ सी बी ये भी हमारा इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्सेस हमेशा एक्शन और रिएक्शन के पेयर्स में आएंगे, इस बात का ध्यान रखना होता है आपको। जितने भी न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करोगे कि हर इंटरनल फोर्स के लिए कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होगा। मतलब अगर ए ने सी पर फोर्स लगाई है तो सी ने भी ए पर लगाई होगी। तो इसीलिए इनको दो दो दिखाए गए हैं और अपोजिट डायरेक्शन में दिखाए गए हैं। एफ ए सी और एफ सी ए को इक्वल और अपोजिट दिखाने का पर्पज है। अगर एक किसी एक को आप एक्शन बोलोगे तो दूसरी वाली बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्शन बन जाएगी। तो ये दो पॉइंट्स हैं। मतलब कैपिटल एफ ए वाले जो हैं वो उन इन फोर्सेस के लिए जो सोर्स है, मतलब जहां से ये फोर्स लगाई जा रही है, वो हमारा सिस्टम के बाहर है। और ये जो सेकंड पॉइंट देख रहे हो आप, स्मॉल लेटर वाले जितने भी हैं उनके सोर्सेस, मतलब वो सिस्टम के अंदर ही हैं, इनसाइड द सिस्टम है। मैं यहाँ पर बार बार फिर क्लियर कर दूंगा कि ये जो इंटरनल फोर्स है इसमें बहुत सारे टाइप आ सकते हैं इंटरनल फोर्सेस। इट कैन बी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इट कैन बी फ्रिक्शन फोर्सेस, इट कैन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो भी मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि जनरलाइज थ्योरी पढ़ने जा रहे हो अब आप। मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स हो सकता है, जितने भी हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। ये बेसिकली इंटर मॉलिक्यूलर जब हम बात करेंगे तो ये गैसेस के केसेस में काम आ जाता है, लिक्विड के केसेस में काम आ जाता है। तो ये सारी फोर्सेस हम इंटरनल मानते हैं, अंदर वाली फोर्सेस, मतलब इनके सोर्स बाहर नहीं है। अब इसमें अगर आप न्यूटन लॉ अप्लाई करो तो जो न्यूटन लॉ एफ इक्वल टू एम ए आपको पहले बताया गया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये जो लॉ दिया गया था, दैट लॉ वाज फॉर अ सिंगल पार्टिकल। तो अगर आप इसको सिंगल पार्टिकल के लिए अप्लाई करो, एक एक पार्टिकल के लिए इंडिविजुअली अप्लाई करो अगर इसको, तो पार्टिकल ए के लिए इस पे जितनी फोर्सेस हैं, मतलब एक कैपिटल एफ ए बी और एफ ए सी, इन तीनों का समेशन करोगे, यानी कैपिटल एफ ए प्लस स्मॉल एफ ए बी
इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, और प्लस स्मॉल एफ ए सी, ये टोटल फोर्स है जो पार्टिकल ए के ऊपर लग रहा है, तो इसको हम पुट करेंगे मास ऑफ द पार्टिकल ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए। ये ऐसे ही अगर आप बी वाले के लिए इक्वेशन लगाओगे न्यूटन लॉ की, तो एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ बी बाई ए एंड प्लस एफ ऑफ बी सी, और ये टोटल वैल्यू लिखोगे मास ऑफ द पार्टिकल बी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बी, ये यहाँ पर। एंड सिमिलरली पार्टिकल सी की जब इक्वेशन बनाएंगे तो एफ ऑफ सी प्लस स्मॉल एफ ए एंड प्लस स्मॉल एफ सी बी, ये सारी फोर्सेस, जितनी भी फोर्स उस पार्टिकल पर लग रही हैं उन सबका समेशन, और ये मास ऑफ पार्टिकल सी और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल सी, ये ऐसे कह सकते हो। ये है न्यूटन लॉ। अगर आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए लगाते हो, तो इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए जब हम न्यूटन लॉ अप्लाई करेंगे तो उसमें बाहर की भी फोर्सेस देखनी होती हैं और अंदर वाली फोर्सेस भी देखनी पड़ेंगी आपको। अगर आप सिंगल सिंगल पार्टिकल के लिए न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करते हो। अब अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को, ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, इन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर देता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास चीज बन जाएगी एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ सी, और प्लस उसके बाद बनेगा स्मॉल एफ ए बी प्लस स्मॉल एफ बी ए प्लस एफ ए सी प्लस एफ सी ए। इस तरीके से आप सबको ऐड करते चले जाओगे, प्लस एफ बी सी एंड एफ सी बी, ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा। और राइट हैंड साइड पर आपके पास चीज आ जाएगी मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड प्लस मास ऑफ सी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सी ऑब्जेक्ट, ये राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब क्योंकि जितने इंटरनल फोर्सेस हैं, मतलब ये जो एफ ए बी और एफ बी ए आप देख रहे हो, ये एक्शन और रिएक्शन के पेयर्स हैं। तो अगर ये एक्शन और रिएक्शन है तो न्यूटन की थर्ड लॉ के हिसाब से इन सब इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, और ये अपोजिट वेक्टर्स हैं, तो इनका रिजल्टेंट हो गया जीरो, ये दोनों का समेशन जीरो आएगा। एफ ए सी और एफ सी ए को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू भी जीरो बन जाएगी। सिमिलरली एफ बी सी और एफ सी बी का भी समेशन जब आप करोगे तो ये एक्शन और रिएक्शन पेयर की वजह से कैंसिल होकर के जीरो बन जाएंगे। ऐसे में अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पूरा ये बचेगा, मतलब फाइनली जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा वो फिर ये बनेगा एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी, और इन सबको मिला करके हम ये कह देते हैं कि ये हमारा टोटल सम है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। और ये वो फोर्सेस हैं जिनके लिए सोर्स सिस्टम के बाहर है, यानी कि इनको आप डिनोट कर सकते हो कि दे आर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब सिस्टम के बाहर से कहीं से लग रहा होगा तो उसका समेशन करेंगे। और राइट हैंड साइड पर जो चीज आ रही है, राइट हैंड साइड पर, उसमें हम इंटेंशनली एक काम करने जा रहे हैं, हम सिस्टम के टोटल मास को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी, और उससे डिवाइड भी कर देंगे राइट हैंड साइड पर, मतलब डिनोमिनेटर में भी हम इसको रखेंगे एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी, और जो न्यूमिनेटर का पार्ट है वो ऐसे ही रहेगा एम ए इंटू ए प्लस एम बी इंटू ए बी और प्लस एम सी इंटू ए सी, राइट हैंड साइड। ना ये जो टर्म हमारे पास इंट्रोड्यूस होके आ रहा है ना, ये पूरा रेशियो, मतलब मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सी एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये जो टर्म आपके पास डिनोमिनेटर में आ रही है, इसको एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, इसको एक नई क्वांटिटी बताएंगे भी। और इनफैक्ट आपको आइडिया होगा कि इसके बारे में कि ये क्या चीज है, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड जो ये पूरा हमने सर्किल किया है, ये बेसिकली क्या चीज है, सेंटर ऑफ मास। हाँ। तो इसको कहा जाता है कि ये एक्सेलरेशन है एक इमेजिनरी पॉइंट का, ये जो सर्किल के अंदर हम कह रहे हैं ये एक्सेलरेशन है किसी इमेजिनरी पॉइंट का, और उस इमेजिनरी पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं इस तीनों पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, यानी कि इसको आप कह सकते हो कि दिस इज एक्सेलरेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ ऑल थ्री पार्टिकल्स। और एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी का मतलब बेसिकली टोटल मास हो गया, सम ऑफ ऑल मासेस, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके मासेस का समेशन। तो ये जो इक्वेशन बन करके आई है ये कहलाती है हमारी न्यूटन लॉ की जनरलाइज इक्वेशन है, दैट लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू बराबर आएगी टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन उस मैथमेटिकल पॉइंट का जिसको कि आप एक सेंटर ऑफ मास का नाम दे सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना भी सीखोगे अभी, आई मीन अभी आज तो नहीं सीखेंगे, बट सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये भी एक अलग कंसेप्ट है।
सो इसी स्टेटमेंट को आप बोल सकते हो कि न्यूटन लॉ का ये जनरलाइज फॉर्म है। आगे बढ़ने से पहले दो बातें क्लियर कर लो आप। दो पॉइंट ये हैं कि अगर आप इंडिविजुअल पार्टिकल के एक्सेलरेशन की बात करोगे, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा भी। अगर आप बात करते हो कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स किन फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेट करेंगे, तो आंसर ये है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स की एक्सेलरेशंस के लिए एक्सटर्नल फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल है और इंटरनल फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। एक एक पार्टिकल की बात करोगे, सेपरेटली पार्टिकल ए की, सेपरेटली पार्टिकल बी की, सेपरेटली पार्टिकल सी की, तो ईच इंडिविजुअल पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय एक्सटर्नल फोर्स एज वेल एज द इंटरनल फोर्सेस। और इसमें बार बार बोल रहा हूं आपसे कि इंटरनल फोर्सेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी होती हैं, ध्यान रखने वाली बात है कि, और हर एक सब्सटेंस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती है, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट हो, चाहे वो गैसेस स्टेट हो। कम और ज्यादा अलग बात है। आइडियल गैस में जब जाते हो तो आप कहते हो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जीरो हो जाता है, लेकिन अगर रियल गैस की बात करेंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, और सॉलिड्स में, इवन रिजिड बॉडीज में भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बहुत टफ हो जाता है कि हम इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन न्यूटन लॉ से फाइंड कर पाए, बहुत डिफिकल्ट है। रीजन बिंग डिफिकल्ट इसलिए है कि किसी भी मटेरियल के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का हमको कोई आइडिया नहीं होता। कितना फोर्स एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे लगा रहा है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता, और इस वजह से एक एक पार्टिकल की अलग अलग एक्सेलरेशन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाता है, जब तक कि आपको इसके बारे में कुछ बताया ना जाए क्वेश्चन में। और क्वेश्चन वाले भी नहीं बताएंगे बिकॉज उनको भी नहीं पता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स कितना लग रहा होगा। तो इसीलिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में कभी भी हम इंडिविजुअल पार्टिकल की एक्सेलरेशन को न्यूटन लॉ से नहीं निकाल सकते अनटिल मुझे ये पूरा आइडिया ना हो कि उस पर कौन कौन सी इंटरनल फोर्स है और कौन कौन सी एक्सटर्नल फोर्सेस है। तो वहां पर न्यूटन ने अपनी लॉ को जनरलाइज कर दिया और उन्होंने कहा कि आप इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालने की बजाय सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालिए। और सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को निकालने का प्रोसीजर क्या है? टोटल फोर्स काउंट करो जो बाहर से लग रही हो, सिस्टम के बाहर से, इक्वल टू टोटल मास और मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको यहाँ पर हम लोगों ने जनरलाइज करके समराइज किया हुआ देखो, और कुछ फिगर्स हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा। अभी जनरलाइज न्यूटन सेकंड लॉ, तो ये जो भी पीछे का स्टेटमेंट था उसी को वर्ड्स में लिखा है यहाँ पर। ये देखो आप, सेम चीज है, द रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन एनी सिस्टम। ये लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू टोटल मास और मल्टीप्लाइड बाय सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो इज इक्वल टू, तो टोटल मास ऑफ सिस्टम टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई करना होगा, और किससे मल्टीप्लाई करना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। दैट इज न्यूटन जनरलाइज लॉ, जनरलाइज न्यूटन सेकंड लॉ फॉर द सिस्टम ऑफ बॉडीज। और ये यहां से लेकर के अब आगे की पूरी फिजिक्स में अप्लाई करोगे आप। जहां पर भी दो पार्टिकल्स या तीन पार्टिकल्स हैं या चार पार्टिकल्स हैं या फिर पूरी पूरी बॉडीज है, वहां पर यही वाला कंसेप्ट लगाएंगे। इसको समझने के लिए नीचे के तीन चार फिगर्स हैं, इनको देखो, एक एक करके समझाते हैं आपको। पहली वाले फिगर में, जो फर्स्ट वाला फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पर, उसमें लेफ्ट साइड की फिगर नंबर 1, इसको फिगर नंबर 2 कह दे रहे हैं और इसको फिगर नंबर 3 कह दीजिए। तो जो फिगर नंबर 1 है, इसमें दो पार्टिकल्स है, मास m और मास 2m के, जिसमें से मास m पर हम लोगों ने फोर्स F लगाया हुआ है और ये आपस में रॉड से कनेक्टेड है, मासलेस रॉड से। अब अगर इसमें कोई आपसे ये पूछे कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक्सेलरेशन ऑफ m कितना होगा, या फिर मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक्सेलरेशन ऑफ 2m मास कितना होगा, तो इसका आंसर देने के लिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल पार्टिकल की बात हो रही है और ये पार्टिकल आपस में एक रॉड के थ्रू कनेक्टेड है, तो इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे ये भी पता होना चाहिए कि स्मॉल m और 2m जो रॉड से कनेक्टेड हैं, वो रॉड कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी वहां पर। बेसिकली जब आप सिस्टम कहोगे तो इंटरनल फोर्सेस में हर तरीके की फोर्सेस आएंगी। अगर वो कनेक्टेड हैं तो टेंशन फोर्स आएगी, अगर वो कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स आएगी, अगर वो रफ सरफेसेस हैं तो फ्रिक्शन आएगी, चार्जेस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा। तो ये सब हमारे इंटरनल फोर्स आएंगे। तो यहाँ पर ये फाइंड आउट करना कि स्मॉल m और 2m की इंडिविजुअल एक्सेलरेशन कितनी होगी, ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि हमें रॉड के अंदर की टेंशन फोर्स का कोई आइडिया नहीं है।
और रॉड में जो टेंशन फोर्स होगी वो इंटरनल फोर्स है, लेकिन वो इंडिविजुअल पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में हेल्प करेगी। सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करने में इंटरनल फोर्सेस कोई काम नहीं करते हैं, वो सारे का सारा एक्सटर्नल फोर्स काम करता है। सो ये मतलब कहना ये है मेरा कि एक्सेलरेशन ऑफ एम डिफिकल्ट है, नहीं निकाला जा सकता। 2m डिफिकल्ट है, नहीं निकाला जा सकता। न्यूटन लॉ से नहीं निकाल सकते, कोई और प्रोसेस होगा उसके थ्रू निकालेंगे, बट न्यूटन लॉ से नहीं निकाल पाएंगे। और वो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम निकालेंगे वो रोटेशनल मैकेनिक्स का पार्ट है। वहां पर एक टॉर्क की इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाएंगे, और उसके बाद जाकर के बता पाएंगे कि m की क्या एक्सेलरेशन होगी और 2m की क्या एक्सेलरेशन होगी। तो सर अगर ऐसा सवाल पूछे तो मान के चलें कि वो सेंटर ऑफ मास का ही पूछ रहा है। नहीं, वो पूछेंगे तो m का भी, लेकिन वो एनएलएम से नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब है वो न्यूटन लॉ से नहीं आएगा। आएगा आंसर, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो रोटेशनल मैकेनिक्स का पार्ट है, जहां पर हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, कंबाइंड मोशन वाला टॉपिक, जिसमें बॉडी ट्रांसलेट भी करती है और रोटेट भी करती है। और वहां पर जैसे रोलिंग का एग्जांपल होता है, तो उसमें एक्सेलरेशन हम अलग अलग पॉइंट्स का कैसे निकाल सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अभी मैं बोलूंगा और आप अपने मन में सोचिएगा। आप में से कई सारे लोगों के मन में ये डाउट आता है। वो डाउट क्या आता है मैं बता रहा हूं आपको। वो डाउट ये आता है कि यार एम वाले मास के ऊपर एफ फोर्स लगाई है, तो एफ अपॉन एम आंसर होना चाहिए, और 2m वाले मास के ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो ये 0 होना चाहिए। ये कई लोग सोचते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोच सकते हैं कि भाई m के ऊपर f लगाया है तो f अपॉन m कर देंगे, 2m के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई है तो वो 0 हो गई। बट ये गलत है, क्योंकि जब आप दो पार्टिकल आपस में कनेक्टेड हैं या कांटेक्ट में हैं, मतलब किसी भी तरीके से वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे, चाहे वो रॉड के थ्रू लगाएं, चाहे वो स्प्रिंग के थ्रू लगाएं, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के थ्रू लगाएं, चाहे वो मैग्नेट्स के थ्रू लगाएं, बट फोर्स लगाएं वो, तो आप सिर्फ बाहर की फोर्स देख करके इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन कभी नहीं निकाल पाओगे। हाँ, हम बाहर वाली फोर्स F डिवाइडेड बाय ये चीज है रिजल्टेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस, तो यहां पर इस फिगर में सिर्फ एक ही एक्सटर्नल फोर्स है, सिंगल एक्सटर्नल फोर्स F है, इक्वल टू, अब आप इस स्टेटमेंट को यहां यूज करो, इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो टोटल मास ऑफ सिस्टम यहां पर m प्लस 2m यानी कि 3m, रॉड का मास 0 है, तो यहां पर पुट करोगे 3m और मल्टीप्लाई करोगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। मतलब यहां से जो f अपॉन 3m आपके पास आंसर आएगा वो किस चीज का एक्सेलरेशन बन करके आएगा, तो f अपॉन 3m विल बी एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास इस फिगर में कहां पर होगा ये भी निकालने को आएगा। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो वो टॉपिक मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया है कि बहुत बेसिक टॉपिक है। दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालना हो, ये m और 2m के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कहां पर होगी, मतलब ये f अपॉन 3m कौन से पॉइंट का एक्सेलरेशन है ये, तो वो आप निकालोगे m और 2m का सेंटर ऑफ मास, जो कि बेसिक कंसेप्ट है कि ये 2m के ज्यादा क्लोज होता है। सेंटर ऑफ मास जब दो पॉइंट्स का निकाला जाता है तो वो हैवियर पार्टिकल के क्लोज आता है, और अगर उसका हैवियर पार्टिकल से अगर वो मान लो R2 डिस्टेंस पे है और लाइटर पार्टिकल से वो R1 डिस्टेंस पर है, और रॉड की कुछ लेंथ स्पेसिफाई कर दी जाए, फॉर एग्जांपल L लेंथ हो मान लो रॉड की, तो इसमें एक रिलेशन बनता है सेंटर ऑफ मास के। बहुत बेसिक लेक्चर है वो, आप सेल्फ अपने आप कर सकते हो, दैट R1 प्लस R2 की वैल्यू लेंथ ऑफ रॉड के बराबर हुई। और एक कंसेप्ट ये होता है दो पार्टिकल के केसेस में कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जहां पर होती है उसकी लेफ्ट साइड पर मास और डिस्टेंस का प्रोडक्ट और उसके राइट साइड वाले मास और डिस्टेंस का प्रोडक्ट ये बराबर मिलते हैं आपको। ये टॉपिक थोड़ा सा आपको सेल्फ रीड करना होगा यार, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन स्पेशली दो पॉइंट्स के केसेस में। मतलब आसान टॉपिक है, इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालने के लिए, आप m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करके निकालते हो। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट देखना आप कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैसे निकाली जाती है दो पॉइंट्स के केसेस में। कर रहेंगे इसको, मतलब ये आसान टॉपिक है इसलिए इसको हमने टच नहीं किया है इसको, कि दो दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा। सर एक हिसाब से इसमें मतलब ये हुआ है कि दो दो पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े ही रहेंगे और कंजर्वेशन ऑफ सेंटर मास हो जाएगा और डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, इस ये वजह सब से ये नहीं, ये सब कुछ नहीं हो रहा, ये सब कुछ नहीं हो रहा। अभी आप कंसेप्ट को सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूँ कि जो बोलना चाह रहे हैं, एक्चुअली कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
और समझ आया तो रोटेशनल मैकेनिक्स भी समझ आ गया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास 2 पार्टिकल या 3 पार्टिकल या 4 पार्टिकल का कोई ऐसा सिस्टम है जो किसी भी तरीके से आपस में अटैच हैं, रॉड के थ्रू, स्प्रिंग के थ्रू, स्ट्रिंग के थ्रू या एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, किसी भी तरीके से वो आपस में फोर्स लगा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि बाहर से जो लगाई गई फोर्स है, वो सफिशिएंट नहीं होती है इंडिविजुअल पार्टिकल की एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूजिंग न्यूटन लॉ। हाँ, बाहर की फोर्स सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन को निकालने के लिए। तो जब भी आप आउटसाइड फोर्स और डिवाइड करोगे उसको टोटल मास ऑफ सिस्टम से, तो एक्सेलरेशन तो आएगा, लेकिन ये स्मॉल m का एक्सेलरेशन नहीं है, ये 2m का एक्सेलरेशन नहीं है, ये इन दोनों के सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन है, जिसकी लोकेशन फाइंड करने का अलग तरीका है। ये प्रोसेस इक्वेशन 1 एंड 2, इससे आप निकालते हो कि सेंटर ऑफ मास लोकेट कहां पर होगा इसका, क्योंकि जहां पर सेंटर ऑफ मास लोकेट है उसी पॉइंट का एक्सेलरेशन हम न्यूटन की जनरलाइज लॉ से निकालेंगे। दैट मीन्स इस सेंटर ऑफ मास के लिए आप कह सकते हो कि ये इस पॉइंट का, सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन के बारे में कह सकते हो कि ये F/3m के बराबर होगा। बाकी पॉइंट्स का क्या एक्सेलरेशन है फिलहाल नहीं बता सकते आप, क्योंकि बाकी पॉइंट्स के लिए मेरे को ये आइडिया नहीं है कि रॉड के अंदर टेंशन फोर्स कितनी लग रही, इसका कोई आइडिया नहीं हमें। और हमें क्या, किसी को भी नहीं होता, इंटरनल फोर्सेस का आइडिया लगता ही नहीं किसी को। भाई कैसे लगाओगे आप, कैसे मालूम करेंगे कि रॉड में कितनी टेंशन फोर्स काम कर रही है? बाहर से कितनी फोर्स लगा रहे हैं वो तो पता लगा सकते हैं, अंदर कितना फोर्स लग रहा है वो कैसे पता लगाएंगे? मतलब इम्पॉसिबल टास्क है। अब सेकंड नंबर के फिगर पे आओ। सेकंड नंबर के फिगर में आपको दिक्कत ये हो सकती है कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैसे निकाली जाती है, तो वो टॉपिक तो खैर खुद ही पढ़ोगे बच्चा, वो हम नहीं बता पाएंगे। फिगर नंबर 2 पे आइए। फिगर नंबर 2 में ये 3 पार्टिकल्स है, मान लीजिए ये 3m मास का पार्टिकल है, ये रह गया m 2m 3m, 3 पार्टिकल्स हैं। 2 पार्टिकल पर हम लोगों ने फोर्स लगाई है, तीसरे पर फोर्स नहीं लगाई है। बट क्योंकि ये सारे सारे आपस में रॉड से कनेक्टेड है, ये पार्टिकल्स आपस में रॉड से कनेक्टेड है, यही रिजिड बॉडी है, यही रोटेशनल मैकेनिक्स का भी कंसेप्ट है। ये रिजिड बॉडीज हैं, ये आपस में कनेक्टेड है। तो ये अप्रोच गलत हो जाएगी कि हम, ये अप्रोच गलत है यहाँ पर कि f डिवाइडेड बाई m, f डिवाइडेड बाई m करके हम ये कह दें कि ये इस ब्लू वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन है। 2f डिवाइडेड बाई 3m ये ग्रे वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन है। ये गलत अप्रोच है, क्योंकि ये पार्टिकल अकेला पार्टिकल नहीं है, ये 2 और पार्टिकल से जुड़ा हुआ है। तो जब जुड़ा होगा तो कुछ ना कुछ फोर्स तो रॉड में भी लग रही होगी, और हम यही कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिविजुअल पार्टिकल के एक्सेलरेशन को निकालने के लिए आपको बाहर के भी फोर्स चाहिए और अंदर वाली फोर्सेस भी पता होनी चाहिए। तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम एक एक पार्टिकल को अलग अलग चूज करें और एक एक पार्टिकल की एक्सेलरेशन निकाल पाए, नहीं निकाल पाएंगे। न्यूटन लॉ से नहीं निकाल पाएंगे, प्रोसेस कुछ और है, उसका तरीका कुछ और है। वो रोटेशनल मैकेनिक्स में आपको बताएंगे कैसे निकालते हैं, अलग अलग पॉइंट्स का एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है। फिलहाल हम इस पॉइंट को यूज करने जा रहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स में एक 2f का फोर्स है, लेकिन वो आई कैप डायरेक्शन में है अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट से बात करें, और एक कैपिटल एफ है जे कैप की डायरेक्शन में। ये हमारा टोटल फोर्स हो गया, इक्वल टू टोटल मास। टोटल मास इस फिगर में जो दिख रहा है वो 6m का दिख रहा है, और इसके बाद हम कहेंगे कि ये एक्सेलरेशन होगा इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का। यहां से आप ये कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब सेंटर ऑफ मास होगा कहां पर, फिर से एक क्वेश्चन आया कि इसमें इन तीनों का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो ये एक सेपरेट थ्योरी है कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको हिंट कर दे रहे हैं, आप यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना करके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैसे निकालते हैं वो बता दे रहे हैं आपको। इधर एक्स एक्सिस कह दीजिए, इधर वाई एक्सिस कह दीजिए, और मान लेते हैं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों रॉड की लेंथ बराबर है, ये मान के चलो इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस है वो तो दूसरा प्रोसेस है, उसमें आप ये कहते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालेंगे, तो वो बेसिकली आपका फॉर्मूला ये होता है कि m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय टोटल मास।
तो सबसे पहले ये ब्लू वाले स्फीयर की बात करेंगे तो उसका मास m और उसका x कोऑर्डिनेट है 0, प्लस रेड वाले स्फीयर की बात करेंगे तो 2m और उसका x कोऑर्डिनेट l के बराबर होगा, और प्लस 3m वाले मास की बात करोगे तो 3m और उसका x कोऑर्डिनेट, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3m वाला वर्टेक्स पर है, और अगर वो वर्टेक्स पर है तो उसका y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो l/2 के बराबर होगा डिवाइडेड बाय टोटल मास। और ऐसे ही इसके y कोऑर्डिनेट को निकालोगी कि y कोऑर्डिनेट कहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास का। मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर तुम लोगों से बोलूंगा यार कि थोड़ा सा कोऑपरेट आपको ये करना होगा कि कुछ टॉपिक्स जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। 2m मास क्योंकि x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। 3m मास हमारा x एक्सिस से जो उसकी हाइट है, 3m मास की हाइट फ्रॉम द x एक्सिस, वो इस ट्रायंगल का मीडियन होगा। दैट मींस की √3 l/2 और डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इससे आप निकाल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, और उस लोकेशन पर जो पॉइंट है, सुनना ध्यान से, अब उस लोकेशन पर जो पॉइंट बनेगा आपका सेंटर ऑफ मास, जब ये निकालोगे x COM और y COM की वैल्यू, तो इस ट्रायंगल के अंदर कोई एक मैथमेटिकल पॉइंट है। ये बात सुनना, मैं क्यों बोल रहा हूँ मैथमेटिकल पॉइंट। रियलिटी में सेंटर ऑफ मास जहां पर आप कह रहे हो वहां पर एक्चुअली कोई मास है नहीं। जिस पॉइंट पर हम सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट निकाल करके बता रहे हैं वहां पर रियलिटी में कुछ नहीं रखा है, वो खाली जगह है, स्पेस है वो। तो उस हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल पॉइंट पर आप बता रहे हो कि यहाँ पर जो पॉइंट है ये कितनी एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन निकाला जा रहा है सेंटर ऑफ मास का। और इसीलिए सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन कही जाती है, इट इज द इमेजिनरी पॉइंट, रियलिस्टिक पॉइंट नहीं है, इमेजिनरी पॉइंट वेयर यू कैन एज्यूम द टोटल मास ऑफ सिस्टम टू बी कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास अपने आप में भी एक थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट ही है कि क्या है, क्या एक चीज। ये फिर बोल रहा हूँ कि ये एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल आप कह रहे हो, एक ऐसा हाइपोथेटिकल पार्टिकल जिसकी एक्सेलरेशन को न्यूटन लॉ से निकाला जाएगा, और लॉजिक क्या लगाएंगे, टोटल एक्सटर्नल फोर्स बराबर टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास। सर तो मतलब सेंटर ऑफ मास निकाल लिया तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी पार्टिकल्स के जितने फोर्सेस है वो सब आ सकते हैं, मतलब वो बाकी रोटेशनल पार्टिकल्स मैकेनिक्स, की, तो मतलब वही उसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो। यही लेक्चर आपका रोटेशनल मैकेनिक्स का बचा हुआ पार्ट है। देखो रोटेशनल मैकेनिक्स ऑलमोस्ट कर ही रहे हो आप। देखो मैं फिर बताऊंगा, आप रोटेशनल मैकेनिक्स एक तरीके से मैंने इनडायरेक्टली स्टार्ट की हुई है। इसी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो टॉर्क वाले कंसेप्ट से आता है, टॉर्क इक्वल टू वाई अल्फा वाले कंसेप्ट से। बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अब वो टॉर्क वाला कंसेप्ट है तो वो अभी नहीं टच कर पा रहे हैं। बट अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मैं इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि जब भी फोर्स को बॉडी के मास से डिवाइड करोगे तो ये सिर्फ एक यूनिक पॉइंट की एक्सेलरेशन बताएगा, और वो यूनिक पॉइंट कहलाता है हमारे लिए उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास, जिसको फाइंड कर सकते हो जरूरत पड़ने पर। इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है मुझे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताने की, कोई जरूरत नहीं मेरे को। वो मैं सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर जाएगा इसका। तीसरे वाले फिगर में ये दो ऑब्जेक्ट स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं चाहे जैसे भी कनेक्टेड हो, रॉड से, स्प्रिंग से, इलेक्ट्रोस्टैटिकली कनेक्टेड हो, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू कनेक्टेड हो, कैसे भी कनेक्टेड होने चाहिए वो, मतलब आपस में उनका फोर्स होना चाहिए। अब इसमें हम लोगों ने बाहर से एक फोर्स F लगाई 2m मास के ऊपर। अब आप यहां पर कर सकते हो, देखो यहां पर आप इंडिविजुअल एक्सेलरेशन भी बता सकते हो और यहां पर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन भी बता सकते हो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन में इंटरनल फोर्सेस के बारे में कुछ जानते हो पहले से, अगर इंटरनल फोर्सेस का आइडिया है आपको, तो आप अलग अलग एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर इंटरनल फोर्सेस का पहले से हमको कोई आइडिया ही नहीं है तो फिर हम कहां से निकालेंगे भाई। और ये क्योंकि स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो यहां पर ऑलरेडी मुझे पता है कि एक साइंटिस्ट ने इनके बारे में एक लॉ दे रखा है भाई, पहले से लॉ बता रखा है उन्होंने, हुक्स लॉ, जिससे कि आप ये पता लगा सकते हो कि स्प्रिंग में क्या फोर्स लग रही होगी। तो इसमें यहां पर क्वेश्चन को करा जा सकता है। यहां पर आप देखो क्या कर सकते हो, अगर आप पहले वाले फिगर में, मतलब इनिशियल वाले फिगर में बात करें, जो उसका स्टार्टिंग वाला फिगर है जब स्प्रिंग रिलैक्स है, तो यहां पर अगर मैं कंसेप्ट लगाना चाहूं, सुनो अब क्या करेंगे देखो। जब ये रिलैक्स स्प्रिंग है, इस पॉइंट पर सुनना, रिलैक्स स्प्रिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स जो स्प्रिंग में आएगी वो 0 आएगी।
हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इंटरनल फोर्स है ही नहीं। अब हम 2m का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं आराम से। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2m निकाल सकते हो, क्योंकि इंटरनल फोर्स नहीं है तो कैपिटल F डिवाइडेड बाय 2m। और एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m भी निकाल सकते हैं अलग से, क्योंकि स्मॉल m के ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो 0। और इवन आप सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। उसके लिए क्या करो, एक्सटर्नल फोर्स को टोटल मास से डिवाइड करो, F डिवाइडेड बाय 3m। तीनों निकाल सकते हो आप। पहली दो फिगर्स में सेंटर ऑफ मास की तो एक्सेलरेशन निकल जा रही है, इंडिविजुअल पॉइंट्स का एक्सेलरेशन नहीं आ पा रहा, क्योंकि वो रॉड से कनेक्टेड है। टेंशन फोर्स के बारे में कोई लॉ नहीं है, किसी का लॉ नहीं है जो टेंशन फोर्स को पहले से कैलकुलेट कर ले। स्प्रिंग में लॉ है, हुक्स लॉ है, तो स्प्रिंग में हम कर लेंगे, ऑलरेडी कर सकते हैं, स्प्रिंग के बारे में आइडिया है पहले से। अब यही दूसरी फिगर देखो आप, इसकी सेकंड फिगर, जहां पर ये मासेस थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस कर गए और स्प्रिंग एलोंगेट कर गई। पहली बात तो ये कितना एलोंगेट हुई होगी, अगर रेड वाला स्फीयर x2 डिस्टेंस आगे बढ़ा है और ब्लू वाला स्फीयर x1 डिस्टेंस आगे बढ़ा है। x1। हाँ, तो एलोंगेशन निकाल सकते हैं इसमें, x2 माइनस x1। तो यहाँ पर स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही होगी, अब हुक्स लॉ लगाओ, स्प्रिंग का फोर्स कितना लग रहा होगा अगर इसका कांस्टेंट k दिया हो। k x2 माइनस x1। तो k इंटू x2 माइनस x1 ये स्प्रिंग का फोर्स है बाय द हुक्स लॉ। और m वाले पर भी हुक्स लॉ की वजह से स्प्रिंग का फोर्स लगेगा। तो अब यहाँ पर आप तीनों एक्सेलरेशंस निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m निकालना है तो स्मॉल m पर सिर्फ स्प्रिंग का फोर्स है, तो हम लिख देंगे k टाइम्स x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय इसका मास m। एक्सेलरेशन ऑफ 2m निकालना है तो भी निकाल सकते हो, उसमें कैपिटल F फोर्स और माइनस स्प्रिंग की फोर्स डिवाइडेड बाय 2m। और यहीं से हम सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन यहां पर कैसे निकालेंगे? सर इंटरनल फोर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, F/3m हो जाएगा। F/3m, यानी कि 3m। इसमें स्प्रिंग काउंट नहीं होगा, ध्यान रहना है, स्प्रिंग हमारा इंटरनल फोर्स है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये चीज एसएचएम को समझने में हेल्प करेगी। ये जो एग्जांपल लिया ये एसएचएम वाले चैप्टर में आपको हेल्प करेगा। यानी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता चला जाएगा, आप ध्यान दो कौन सा पॉइंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे चल रहा है और कौन सा पॉइंट वेरिएबल एक्सेलरेशन पे चल रहा है। आप ध्यान से देखिए, जो इंडिविजुअल मासेस हैं, जितने आपके इंडिविजुअल मासेस हैं m और 2m, क्या उनकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्या उनकी एक्सेलरेशन जो टाइम 0 पे थी, क्या वही एक्सेलरेशन t सेकंड्स के बाद है? नो सर। नो सर। लेकिन सेंटर ऑफ मास की सेम है सर। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर है, लेकिन पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे नहीं चल रहे, और वो चलेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर आपको बताएंगे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, ऑसिलेट करेंगे वो। तो ये जो क्लैरिटी आपको बता रहा हूँ, ये माइंड में अगर आपकी क्लैरिटी नहीं बनेगी ना, ये आप न्यूटन उसको हल्के में ना लेना बिल्कुल भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको एकदम लाइट वे में लेते हैं इस कंसेप्ट को, मतलब न्यूटन को हल्के में लेना तो मतलब मैकेनिक्स के लिए ब्लंडर है। कि आप मतलब वो न्यूटन, अगर किसी से पूछो कि न्यूटन लॉ क्या है, तो वो F इक्वल टू एम है बस। उस F इक्वल टू एम में क्या कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है, इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूटन लॉ मतलब F इक्वल टू एम है। कौन सा F, किस पार्टिकल के लिए लगा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के लिए लगा रहे हैं या इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए लगा रहे हैं, ये सारा कंसेप्ट तो हिला हुआ है। तो ये 3 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, कुछ और एग्जांपल अभी देता हूं आपको, कुछ और एग्जांपल, ये तो मैंने पहले से तैयार कर रखे थे, कुछ और एग्जांपल आपको फ्रेश करके दे रहे हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ पर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लूं, फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं स्फीयर बना लूं, अब आप बता रहा हूँ रोटेशनल मैकेनिक्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कुछ कंसेप्ट तो मैं रोटेशनल मैकेनिक्स के यही डिस्कस कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर मान लो अगर आपसे कहा जाए कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उसका मास m दे रखा है, और मैं इसको 2 बार करता हूँ। एक काम करते हैं, तीन अलग अलग सिचुएशंस में आपको एनालाइज कराता हूँ। आप स्फीयर पर अलग अलग तरीके से फोर्स लगाओ। फर्स्ट केस में हम स्फीयर पे जो फोर्स लगाएंगे वो उसके सेंटर पे लगाएंगे। सेकंड केस में स्फीयर पे जो फोर्स लगाएंगे वो टॉप पॉइंट पे लगाएंगे, और थर्ड केस में सेंटर और टॉप पॉइंट के बीच में लगाएंगे कहीं पर।
तो हम ये फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं स्फीयर के ऊपर अलग अलग पोजीशंस पे, अलग अलग लोकेशंस पे। स्फीयर पे अलग अलग लोकेशंस पर आप अलग अलग कंडीशंस में फोर्सेस लगाओ, और ये फिलहाल तो हम स्मूथ मान के चल रहे हैं, फ्रिक्शनलेस नहीं है, मतलब क्योंकि अभी हम डिटेल में नहीं जाने वाले बहुत। अब आप नोटिस करना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, मेरा कहने का पर्पस क्या है। फिगर 1 में जो फोर्स लगाई गई है वो स्फीयर की सेंटर पॉइंट पे लगाई गई है। फिगर 2 में जो फोर्स लगाई गई है वो स्फीयर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाई गई है, और फिगर 3 में आपने स्फीयर के किसी जनरलाइज पॉइंट पर लगाई है, इसको पी नाम दे देते हैं, किसी जनरल पॉइंट पी पर फोर्स लगाई है जो सेंटर से ऊपर है। अब स्फीयर भी तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल नहीं है, क्या स्फीयर में एक ही पार्टिकल मिलेगा आपको? रिजिड बॉडी है तो इसका मतलब ही है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, कई सारे पार्टिकल्स इसके अंदर हैं। तो सेकंड वाली फिगर में क्या आप ये कह सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट जो होगा वो f डिवाइडेड बाय मास ऑफ टॉप पॉइंट? क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो सर, क्या गलती है नहीं इसमें? सर, क्या गलती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी टर्म होंगे ना। भी है। हाँ, अब वो टॉप पॉइंट सेंटर ऑफ मास तो टॉर्क है भी नहीं। है नहीं, वो टॉप पॉइंट सेंटर ऑफ मास तो है नहीं। जी। तो जब वो सेंटर ऑफ मास नहीं है तो उसकी एक्सेलरेशन में स्फीयर के अंदर की फोर्स भी तो लगेगी, और रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी में तो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। दो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं रिजिड बॉडीज में। तो ये टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जो F डिवाइडेड बाई m है, फोर्स F डिवाइडेड बाई m, ये तीनों ही कंडीशंस में ये आपको प्रोवाइड करेगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तीनों ही कंडीशंस में। इन ऑल थ्री केसेस। यही कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग। वो कहते हैं F अपॉन m करके पॉइंट P का एक्सेलरेशन आएगा। नहीं आएगा भाई, पॉइंट P सेंटर ऑफ मास नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन सिर्फ बाहर की फोर्स से नहीं आ सकता। पॉइंट P का एक्सेलरेशन निकालना है तुम्हें, तो फिर या तो ये पता लगाओ कि पॉइंट P बाकी के मॉलिक्यूल्स के साथ कितना फोर्स लगा रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसका मतलब फिर माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा आपको, एटॉमिक लेवल पे जाना पड़ेगा, और न्यूटन के फिजिक्स में कोई काम एटॉमिक लेवल पर हुआ ही नहीं है, तभी इसको क्लासिकल फिजिक्स बोल रहे हो आप। एटॉमिक लेवल पे जाके अगर मुझे कुछ करना होगा फिर तो वो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट बन गया। सो क्लासिकल फिजिक्स में कभी भी आप एटॉमिक लेवल की बातें करोगे ही नहीं, या मॉलिक्यूलर लेवल की कोई बात नहीं की जाएगी क्लासिकल फिजिक्स में। इसमें जो भी बात की जाती है मैक्रो लेवल पर, आउटसाइड, बाहर बाहर से क्या हो रहा है। सर जी सर एक रिजिड बॉडी के लिए उसका सेंटर ऑफ मास जो उसका एक्सेलरेशन सर फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से मतलब इररिस्पेक्टिव होता है, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता कहीं भी लग रहा हो हाँ, यही तो समझा एक्सटर्नल रहे हैं फोर्स आपको, जो है। यही तो समझा रहे हैं आपको कि अगर आप बाहर से फोर्स लगाओगे तो आप बॉडी में कहीं भी लगा लो, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन पे फर्क नहीं आएगा। हाँ, इंडिविजुअल पॉइंट के एक्सेलरेशन डिपेंड कर जाते हैं कि फोर्स कहां लगाई गई है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पॉइंट टी का एक्सेलरेशन फिगर 1 में ढूंढोगे और पॉइंट टी का एक्सेलरेशन फिगर 2 में ढूंढो, तो आप यार तो थ्योरी में सब कुछ है यार। इंडिविजुअल पॉइंट की एक्सेलरेशन तो इस बात पे डिपेंड कर रही है कि उस पॉइंट पर बाहर से कितना फोर्स लगाया गया है और अंदर से कितना फोर्स है, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले वाले फिगर में अगर आपको टॉप पॉइंट पर एक्सेलरेशन निकालनी है तो वो सिर्फ कौन से फोर्सेस की वजह से होगी? पहले वाले फिगर में टॉप पॉइंट पर बाहर से कोई फोर्स नहीं है, तो पहले वाले फिगर में नेचुरल सी बात है कि टॉप पॉइंट का एक्सेलरेशन अंदर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से होगा। लेकिन दूसरे वाले फिगर में उसी टॉप पॉइंट का एक्सेलरेशन बाहर वाली फोर्स से भी होगा और अंदर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से भी होगा। तो जब आपका एलएचएस ही बदल गया, टॉप पॉइंट के लिए एलएचएस की वैल्यू फिगर 1 में अलग है और फिगर 2 में अलग है, तो नेचुरल सी बात है कि टॉप पॉइंट का एक्सेलरेशन फिगर 1 में कुछ और आएगा, फिगर 2 में कुछ और आएगा। मतलब कि पहले वाले फिगर में अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ टॉप पॉइंट निकालते हो यहां पर, और दूसरे वाले फिगर में अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ टॉप पॉइंट निकालते हो, ये बराबर नहीं आएंगे। ओके सर। मतलब कि इंडिविजुअल पॉइंट, रिजिड बॉडीज के केस में इंडिविजुअल पॉइंट्स में कितनी एक्सेलरेशन होगी
ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बाहर से फोर्स कहां पर लगाई जा रही है, लोकेशन क्या है उस फोर्स की। बट सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन के लिए बाहर वाली फोर्स की लोकेशन कहीं से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उसको सेंटर पे लगाओ, टॉप पॉइंट पे लगाओ, बॉटम पॉइंट पे लगा लो, जहां मर्जी लगानी है लगा लो, सेम ही आंसर आने वाला है आपका। ओके सर। बाकी क्लियर हो गया सभी को? ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर बोल रहा हूं आपको, ये जी क्लैरिटी के लिए, Yes, sir. कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत Yes, sir. इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, मतलब फिर आपके ये डाउट्स नहीं आएंगे फिर आपको रोटेशनल मैकेनिक्स में कि यार ये हम लोग क्यों कर रहे हैं। आई मीन देखो कई बार क्या होता है कि आपको ये तो पता हो जाता है कि न्यूमेरिकल ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इतने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेते हो कि आप न्यूमेरिकल तो कर ले जाते हो, बट मन में कहीं ना कहीं ये रहता है यार कि ये समझ तो आ नहीं रहा कैसे हुआ। बट क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन होते हैं तो आप बस स्टेप्स कॉपी करके आंसर ले आते हो। कई बार होता है ये सब। तो ये जो पूरा टॉपिक आज का है, मतलब इसका मेन पर्पस आपको समझाने का ये है कि एक्सटर्नल फोर्सेस विल ऑलवेज डिसाइड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, but to find out what is the acceleration of individual particles, we have to confirm, we have to check nature, direction and magnitude of internal forces. nature मतलब वो टेंशन वाली फोर्स है कि फ्रिक्शन वाली फोर्स है कि नॉर्मल वाली है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है कि मैग्नेटिक है कि न्यूक्लियर है, ग्रेविटेशनल है, ये सबको देखना पड़ेगा आपको। तो कभी कभी हो सकता है इंटरनल फोर्स आपको मालूम चल जाए, स्प्रिंग वगैरह का अगर है तो, और कभी कभी हो सकता है कि ना मालूम चले। भाई यहीं पर अगर आपको एक एग्जांपल मैं ये दे दूं, एक और एग्जांपल यहाँ पर आप लोग, कि आपसे कहा जाए कि भाई एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, उसका मास m है, और एक माइनस क्यू चार्ज है, इसका मास 2m है। ठीक है, ये दोनों कोलम्बिक फोर्स की वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कोलम्बिक फोर्स लग रहा है इनपे, और नेचुरली इनके सेंटर ऑफ मास का कोई लोकेशन होगा यहाँ पर, यहाँ कहीं पर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आएगी। तो अब अगर कोई पूछे कि बताओ इस सेंटर ऑफ मास में क्या एक्सेलरेशन बनेगा, इस फिगर के सेंटर ऑफ मास में क्या एक्सेलरेशन होगा, तो 0 होगा, क्योंकि जब आप इन दोनों चार्जेस को एक सिस्टम कह दोगे, ये दो चार्जेस एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम में बाहर से तो कोई फोर्स है नहीं, ये दोनों पार्टिकल आपस में लगा रहे हैं, वो इंटरनल फोर्स है। तो हम कह देंगे सेंटर ऑफ मास में तो यहाँ पर 0 एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि बाहर से फोर्स नहीं आ रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पर। लेकिन इंडिविजुअल एक्सेलरेशन पूछी जाए अगर, तो वो निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ m निकाल सकते हो इंडिविजुअली, कोलम्बिक फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर लीजिए। एक्सेलरेशन ऑफ 2m निकाल सकते हो, कोलम्बिक फोर्स डिवाइडेड बाय मास 2m कर लीजिए। बट सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। सेंटर ऑफ मास इसका मतलब थ्रू आउट यहीं पर रुका रहेगा, स्टेशनरी पॉइंट रहेगा वो। तो ये जरूरी नहीं है कि सिस्टम का मतलब वो पार्टिकल फिजिकली कांटेक्ट में हो या फिजिकली बंधे हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो दूर दूर भी हो सकते हैं, उनमें नॉन कांटेक्ट फोर्स भी तो लग सकता है ना यार। अभी ये थ्योरी क्लियर हो गई तो आगे बढ़े, क्वेश्चंस की तरफ आए हम लोग। जी सर। है ना, किसी के मन में अगर कोई डाउट है तो भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ थ्योरी का पार्ट चल रहा था अभी। समझ आया ये पॉइंट, ये पेज आपका जनरलाइज न्यूटन लॉ क्लियर हुआ अभी? बोलो, कोई डाउट है किसी को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रॉब्लम्स के थ्रू स्टार्ट करो। अब इस फिगर में आप देख सकते हो ये 3 मंकीज की स्टोरी है, मतलब मंकी ए, मंकी बी और मंकी सी। इनके मासेस स्पेसिफाइड है ऊपर 20, 25 और 15 किलोग्राम्स के। जो मंकी ए है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, मंकी ए डाउनवर्ड आ रहा है विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मंकी सी जो है वो आई थिंक ऊपर जा रहा है कुछ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और मंकी बी के बारे में भी कह रखा है उन्होंने कि वो क्लाइंबिंग अप है विद 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनके मासेस स्पेसिफाइड है 20 किलोग्राम का मास, 25 किलोग्राम और कुछ 15 किलोग्राम। पॉइंट डी पर टेंशन फोर्स बतानी है आपको, पॉइंट डी पर टेंशन फोर्स।
देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम अपने सिस्टम को डिक्लेयर करेंगे। सिस्टम क्या है मेरे लिए, तो मैं सिस्टम को डिफाइन कर रहा हूँ, मंकी ए, मंकी बी प्लस मंकी सी और प्लस रोप, ये हमारा सिस्टम है। मतलब अगर मैं इसको फिगर में दिखाऊं तो ये पूरी रोप और ये तीनों मंकी उठा करके हमने कहा कि ये पूरा हमारे लिए सिस्टम है। तो यानी कि हमने क्या चीज सिस्टम के बाहर छोड़ दी है, मतलब किन चीजों को सिस्टम में काउंट नहीं किया है इस फिगर के हिसाब से। आउट ऑफ सिस्टम क्या है हमारे पास, तो एक सीलिंग है और क्या है, अर्थ। तो ये कौन से फोर्स लगाएंगे, इन्हीं को एक्सटर्नल फोर्स कहते हो। तो सीलिंग कौन सा फोर्स लगाएगा, ये जो ऊपर छत लगाई गई है, इस सीलिंग से कौन सा फोर्स आ रहा होगा? रिएक्शन फोर्स आएगा ऊपर। नहीं नॉर्मल नहीं, स्ट्रिंग में नॉर्मल नहीं आता यार, सीलिंग और स्ट्रिंग में टेंशन आएगी हमेशा, मतलब पॉइंट डी, पॉइंट डी पर टेंशन फोर्स आएगी एक, और अर्थ की वजह से इन तीनों पर ग्रेविटी की फोर्स आएगी। तो टोटल मास है 20 प्लस 25 प्लस 15 60, यानी कि 60 इंटू जी का टोटल फोर्स हो गया। तो ये आपके एक्सटर्नल फोर्स हो गए, यही आपके एक्सटर्नल फोर्स हो गए। और जो मेरा कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, यही न्यूटन लॉ का जनरलाइज फॉर्म है, दैट यू ऐड ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू सम ऑफ ऑल मासेस एंड देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3, ये भी कह सकते हो, दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों का सेम मतलब है, क्योंकि इसी को हम लोगों ने वहां पर मॉडिफाई किया था। अगर आप पूरे डेरिवेशन को देखो तो यही चीज हमने लिखी थी। हमारे पास पहले m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 था, उसको रीअरेंज करके हमने टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पुट किया था। तो अभी ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, बताओ। सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब टेंशन एट डी माइनस ग्रेविटी। m1 20 किलोग्राम, उसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो -5, m2 25 किलोग्राम, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, और m3 15 किलोग्राम, उसकी अपवर्ड एक्सेलरेशन 3। निकाल लीजिए टेंशन एट डी की वैल्यू कितनी आएगी। फाइव 545 545, ओके। 5 सर बताओ सर एक बार यहाँ से स्टेप फिर से बता दिए। कौन सा स्टेप? ये वाला एफ एक्सटर्नल वाला यहाँ लिखा है। तो ये तो भी पीछे पढ़ के आए हो यार, यही तो लिखा था अभी, और क्या? नहीं नहीं सर, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया, लेकिन सर ये चीज जो आगे सॉल्व कैसे रहेगा वो बता दिए फिर से। तो सॉल्व ये किया है, इनके मासेस है ना, 20 किलोग्राम को हमने m1 माना है, 25 को m2 माना है, इसको m3 माना है, और इनके एक्सेलरेशन जो है वो क्वेश्चन में दिए हुए हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन में दे रखा है सब कौन कितनी एक्सेलरेशन से चल रहा है ऊपर। तो हमने सिर्फ उनके एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की है, साइन कन्वेंशन के साथ पुट कर दिया है कि ऊपर जो जाएगा वो पॉजिटिव है, नीचे जो आएगा वो नेगेटिव है। हमने और कुछ नहीं किया। m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 ये किया है, तीनों की वैल्यू पुट की हमने। 545। ठीक है सर, ठीक। ये क्वेश्चन देखो एक और। अब ये 4 ब्लॉक्स हैं और 2 फोर्सेस यहाँ 500 न्यूटन की और 250 न्यूटन की लग रही है, और इसमें पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम का। इन चारों ब्लॉक्स के सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या होगी, ये कहा जा रहा है। तो आप पहले तो ये बहुत अच्छी तरीके से बताओ कि व्हाट इज इनसाइड सिस्टम एंड व्हाट इज आउटसाइड सिस्टम, ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जब तक पुली और रो प्लस मासेस। हाँ तो देखो, मतलब इनसाइड सिस्टम में ये जो पुलीज हैं वो हैं, प्लस जो रोप है वो है, और प्लस जो सिलेंडर्स हैं, ये सब हमारे सिस्टम के अंदर हैं। आउटसाइड सिस्टम में वो सीलिंग होगी और अर्थ, और उसके अलावा
वो पर्सन्स होंगे जो ये 500 न्यूटन और 250 न्यूटन के फोर्स लगा रहे होंगे, पर्सन्स पुलिंग विथ 250 और 500 न्यूटन विथ जो फोर्सेस आपको डायग्राम में दिखाई गई हैं, वो भी तो कोई लगा ही रहा होगा ना। ये 500 250 न्यूटन की फोर्स भी तो कोई लगाएगा, तो कोई पर्सन्स Yes, होंगे sir. जो लगाएंगे, उनको हमने सिस्टम में काउंट नहीं किया अपना। अब आप बता दो, इतना एनालिसिस कर पाओ तो आप बताओ कि इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या हैं हमारे लिए इस फिगर में, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस की बात की जाए तो जो भी आउटसाइड सिस्टम है वो है। तो सीलिंग एक तो यहाँ पर 250 और एक मिनट, एक तो ये सीलिंग वाली टेंशन आएगी, तो एक टेंशन फोर्स आएगा सीलिंग की वजह से, क्योंकि छत से अगर रस्सी लगी है तो वो फोर्स तो लगाएगी ही। अर्थ की वजह से ग्रेविटी आएगी, टोटल 40 इंटू जी, और वो जो पर्सन हैं वो कुल मिलाकर के कितना फोर्स लगा रहे हैं ऊपर टोटल, तो टोटल फोर्स पर्सन की वजह से सब मिला करके वो आ रहा 750 न्यूटन का। तो इसका मतलब हमारे पास कितना हुआ, समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस निकालो, कितना हुआ यहाँ पर, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। तो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस विल बी T + 750 - 40 G यानी 400। ये हो गया सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। और हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो उसका कंसेप्ट सीधा सीधा है, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस को डिवाइड करिए सम ऑफ ऑल मासेस। तो ये हो गया T + 750 - 400 और डिवाइडेड बाय टोटल मास 40, यानी अब कुल मिलाकर के आपको T निकालना है इसमें। तो T हम यहाँ से निकालेंगे कि जब 500 न्यूटन की फोर्स आप पुली पे लगाओगे, तो ये कंसेप्ट न्यूटन लॉ में बताया गया था कि अगर आइडियल पुली होती है तो उसके दोनों तरफ जो टेंशन फोर्सेस आएंगी इधर इधर, वो 500 को डिवाइड करके आती है, मतलब 250 न्यूटन इस तरफ आएगी और 250 न्यूटन यहाँ पर भी आएगी। और यही आइडियल स्ट्रिंग नीचे गई है और सेम स्ट्रिंग दूसरे तरफ जा रही है, तो अगर ये आइडियल स्ट्रिंग है तो इसका मतलब सीलिंग के पास भी टेंशन फोर्स जो होगा वो 250 न्यूटन का ही होगा। यानी टेंशन को अब आप रिप्लेस करके 250 कर दीजिए यहाँ पर। मतलब पहले वो पुली वाला कंसेप्ट लगाया तुमने कि पुली पर अगर सेंटर पे 500 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो आप, तो पुली के साइड में जो टेंशन फोर्सेस डेवलप होती हैं, याद करिए T और T लिखते हैं तो 2T आता था वो, तो ये 250 इस तरफ आएगा और 250 इस तरफ आएगा, ये वाला कंसेप्ट। और अब इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ऑब्जेक्टिवली। 15 आ रहा है ना, 600 माइनस जी सर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन है। ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। एक प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं जो कि बीच में एक्सप्लोड कर गया है ना, प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है लेकिन वो प्रोजेक्टाइल कहीं पर जा करके एक्सप्लोड हो गया किसी पॉइंट पर, है ना, वो हाईएस्ट पॉइंट पर, और उसके बाद उसका एक फ्रैगमेंट जो है उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, वो सीधा नीचे गिर गया, और दूसरा वाला फ्रैगमेंट कहाँ गिरेगा ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये क्वेश्चन कह रहे हैं। अब इसमें कंसेप्ट क्या लगाते हैं देखो। सर इसका सेंटर ऑफ मास तो पैराबोला ही करेगा ट्रेजेक्ट्री। क्या लॉजिक है उसके पीछे? सर क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो लगा दी है, केमिकल एनर्जी सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, ठीक है, मतलब इनका ये कहना है कि जब हम इस बॉडी को u स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे और ये बॉडी अगर एक्सप्लोड ना करती तो पूरा पूरा पैराबोला फॉलो करके नीचे आती, अगर इसने एक्सप्लोजन ना किया होता यहाँ पर तो ये कंप्लीट पैराबोला होता है इसका। मतलब यहाँ पर तो ये हमारा लैंडिंग पॉइंट होता है जहां पर बॉडी लैंड करती थी, मतलब ये लैंडिंग पॉइंट होता है इन एब्सेंस ऑफ एक्सप्लोजन। और ये निकाल सकते हो, ये बेसिक प्रोजेक्टाइल है तो ये तो पता लगा सकते हो ना कि ये कहाँ पर लैंड करता है इन एब्सेंस ऑफ एक्सप्लोजन। ये पूरा डिस्टेंस हमारा ओरिजिनल पॉइंट से बेसिकली रेंज के बराबर मिलता है आपको, रेंज इक्वल्स टू r। बट क्वेश्चन में ऐसा हुआ नहीं, क्वेश्चन में ये जो रिमेनिंग हाफ पार्ट है ये हुआ ही नहीं, इसको डॉटेड दिखा दे रहे, मतलब ये हुआ नहीं, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जब गए तो हाईएस्ट पॉइंट पर ये बॉडी एक्सप्लोड कर गई है। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से सब कुछ करो, और एक्सप्लोड करने के बाद एक्सप्लोड करने के बाद ये दो फ्रेगमेंट्स हैं जिसके मासेस बराबर हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते थे,
इक्वल मास हो सकते हैं, डिफरेंट मास भी हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये बताओ कि एक्सप्लोजन के जस्ट पहले क्या वेलोसिटी रही होगी इसकी। अगर हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करें एक्सप्लोजन के जस्ट पहले हाईएस्ट पॉइंट पर अगर बॉडी एक्सप्लोड हो रही है प्रोजेक्टाइल U cos theta U cos theta. तो u cos theta is the velocity just before explosion. JBE, which means just before explosion velocity is u cos theta. और उसके बाद जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो इनका ये कहना है कि दोनों में से हाफ हाफ मास हो गए, एक m/2 मास हो गया और दूसरा भी m/2 हो गया, और एक m/2 डायरेक्टली नीचे आ रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक m/2 मास डायरेक्टली नीचे आ गया। One fragment whose initial speed is 0 falls vertically. तो पहली बात तो दूसरा फ्रैगमेंट कहां जाएगा, है ना। इसकी इनिशियल स्पीड 0 हुई है, मतलब ये 0 मीटर पर सेकंड पे आ गया। तो सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि ये जो बचा हुआ m/2 मास है उसमें क्या वेलोसिटी आएगी। बचे हुए कंजर्वेशन मोमेंटम कर देंगे। हाँ, इसकी वेलोसिटी 2u cos थीटा होनी चाहिए फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, क्योंकि मोमेंटम जितना एक्सप्लोजन से पहले था उतना एक्सप्लोजन के बाद होना चाहिए। और क्योंकि इसकी वेलोसिटी पहले से ज्यादा हो गई है तो ये थोड़ा सा आगे जा करके किसी पॉइंट पर लैंड करेगा, मतलब ये m/2 किसी और पॉइंट पर जाके लैंड करेगा, और पहला वाला m/2 यहां पर लैंड करेगा। लेकिन किसी भी मूवमेंट पर कंसेप्ट ये कहता है कि दोनों m/2 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास जो होगा, इन दोनों m/2 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास वो उसी ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी के ऊपर होना चाहिए जहां पर वो पहले था। मतलब कि फ्रैगमेंट्स का सेंटर ऑफ मास अभी भी पहले वाली ही ट्रेजेक्टरी पर जा रहा होगा, उसकी ट्रेजेक्टरी में कोई चेंज नहीं आया होगा। इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स ने अपना पाथ चेंज कर दिया है, एक वर्टिकली नीचे आने लगा, एक दूसरा पैराबोला पे चला गया, लेकिन इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास स्टिल उसी पैराबोलिक पाथ पर चल रहा होगा जिस पैराबोलिक पाथ पर वो पहले चल रहा था। एंड इसका रीजन क्या है कि सेंटर ऑफ मास अभी भी उसी पाथ पे चल रहा होगा। रीजन अगर आपसे कहा जाए कि वाई सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल फ्रैगमेंट्स जितने भी हैं, 2 में हो चाहे वो 3 में टूटे चाहे वो 4 में टूटे, सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल फ्रैगमेंट्स विल स्टिल फॉलो सेम ट्रेजेक्टरी, मतलब जो पहले चल रही थी उसकी। और रीजन एफ एक्सटर्नल वाज नहीं, जीरो नहीं है, ग्रेविटी का सेम है जो पहले था। वाज अनचेंज्ड बाय एक्सप्लोजन, क्योंकि एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्स से हुआ है, बाहर की फोर्स से नहीं हुआ है। तो जितना एक्सटर्नल फोर्स पहले लग रहा था उतना ही एक्सटर्नल फोर्स बाद में भी लग रहा है। और सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है, हमें इंटरनल फोर्स से मतलब नहीं है। तो जितना एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का पहले था उतना ही एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का बाद में भी रहेगा। यानी कि इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स कहीं पर भी जाकर के लैंड कर जाए, सेंटर ऑफ मास उनका उसी जगह पे गिरेगा जिस जगह पे वो बिना एक्सप्लोजन के गिरता। तो अब हम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगा सकते हैं, यहाँ पर वो कंसेप्ट लगाओ कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अभी भी रेंज वाले डिस्टेंस पे ही है, तो सेंटर ऑफ मास के लिए तो आप रेंज पुट कर दो। m1 में एक हमारा m/2 पार्टिकल हो गया जो कि वर्टिकली नीचे गिरा है। अब अगर वो वर्टिकली नीचे गिरा है इसका मतलब ओरिजिन से वो r/2 डिस्टेंस पे है, तो इंटू r/2 प्लस दूसरा वाला m/2 और इंटू दूसरे वाले m/2 का डिस्टेंस हमको निकालना है, तो ये मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस कुछ x होगा दूसरे वाले के लिए, इसको x मान लो, और डिवाइडेड बाय टोटल मास m। इससे x की वैल्यू r के फॉर्म में आ जाएगी, रेंज के फॉर्म में।
और रेंज को तो आप बेसिक फॉर्मूले से निकालोगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर ई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी से। तो x की वैल्यू r के फॉर्म में आएगी हमारी। इनफैक्ट अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो जो x की वैल्यू बनेगी यहाँ पर वो शायद 3r/2 बनेगी। यस सर। यहाँ तक ठीक है? जी सर। ओके, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस और पूछूंगा। क्या ये दोनों फ्रेगमेंट्स ग्राउंड पर साइमल्टेनियसली आएंगे? यस सर। यस सर। जी क्या सर। क्या रीजन Yes, sir. होगा? क्या रीजन होगा? सेंटर ऑफ मास का सर y में कोई वेलोसिटी नहीं है, स्टार्टिंग वो जो टॉप पॉइंट पे है, तो फिर y में मोशन इंडिपेंडेंट होगा x में कोई भी स्पीड हो। राइट, मतलब रीजन सही होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, एक फ्रेगमेंट के पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दूसरे फ्रेगमेंट में इनिशियल वेलोसिटी है लेकिन हॉरिजॉन्टल है। मतलब दोनों में वर्टिकल डायरेक्शन में 0 वेलोसिटी है। इसकी तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों 0 हैं, और दूसरे फ्रेगमेंट के पास इनिशियल स्पीड है लेकिन हॉरिजॉन्टल है, तो उसका वर्टिकल 0 है। तो वर्टिकली ये भी सेम हाइट, दोनों की वर्टिकल डायरेक्शन में सेम हाइट कवर हो रही है। जितनी हाइट से एक फ्रेगमेंट गिर रहा है उतनी ही हाइट से दूसरा फ्रेगमेंट भी गिर रहा है। तो दोनों फ्रेगमेंट सेम हाइट से नीचे आ रहे हैं और दोनों के पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब वो साइमल्टेनियसली ही लैंड करेंगे। मतलब यहां पर आप कह सकते हो कि जो लैंडिंग होगी वो एट द सेम टाइम होगी। बट क्या ये लॉ बनेगा? आई मीन कि बाकी केसेस में भी ऐसा ही होता है? ये चीज बाकी केसेस में होती है ऐसी? सर अगर बाय डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटीज हाईएस्ट डिफरेंट होंगी तब नहीं होगा। अगर सर ये ये सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट के लिए। राइट, अगर ये एक्सप्लोजन हाईएस्ट पॉइंट के अलावा किसी और पॉइंट पर होगा तो फ्रेगमेंट्स के ग्राउंड पर आने का टाइम अलग अलग हो जाएगा। कोई फ्रेगमेंट पहले आएगा, कोई फ्रेगमेंट बाद में आएगा। बट ये हाईएस्ट पॉइंट है, इस वजह से साइमल्टेनियस पॉइंट्स पर आएंगे, ये साइमल्टेनियस टाइम पर आएंगे। इस क्वेश्चन में देखो, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। मतलब फिगर भले आपको अलग अलग मिलेगी क्वेश्चंस में, किसी बुक में अलग तरीके से है, किसी बुक में अलग तरीके से है, बट आइडिया सबका एक ही होता है। तो इसमें एक प्लेटफॉर्म है जिसका मास m0 है। वो प्लेटफॉर्म क्या है? बेसिकली कोई कार है। प्लेटफॉर्म यहाँ पर दे रखे हैं मास m0 का, और ये दो पर्सन उसके ऊपर है। एक पर्सन m1 मास का है, एक पर्सन m2 मास का है। और स्टार्टिंग में ये पर्सन जो बॉय है वो ए वाले पॉइंट पर है, और जो गर्ल है वो उधर लेफ्ट साइड पर थी। इसको बी नाम दे दो आप। तो इनिशियली ये गर्ल बी वाले पॉइंट पर थी और बॉय जो था वो ए वाले पॉइंट पर था। मतलब ये एल डिस्टेंस पे थे एक दूसरे से। और स्टार्टिंग में ये जो एस देख रहे हो ये 0 था। मतलब इनिशियली ये प्लेटफॉर्म लेफ्ट साइड पर था। ये क्वेश्चन के हिसाब से मतलब इनिशियल फिगर दिखाई नहीं गई है इसके अंदर, इनिशियल फिगर नहीं है, बट वो लैंग्वेज में लिखा गया है। ये लिखा गया है इनिशियली एट रेस्ट एंड एस इक्वल टू 0। मतलब प्लेटफॉर्म इस वॉल को टच कर रहा था, लेफ्ट साइड की वॉल को टच कर रहे थे, और गर्ल बिल्कुल लेफ्ट साइड बी पर थी और बॉय राइट साइड ए पॉइंट पर था। बाकी आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर देखते हैं क्या होगा ना। मैं इसको एक तरीके से ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इनिशियल फिगर भी हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कैसा है। तो ये कुछ इस तरीके से है। इनिशियल फिगर यहाँ पर थी, मतलब ये इस वॉल को टच कर रहे थे। ठीक है, वो जो गर्ल है वो यहाँ पर थी, और जो बॉय है उसके बारे में कह रहे हैं कि वो बॉय बिल्कुल राइट साइड पर था, यहाँ पे थे ये इनिशियल फिगर दी गई है आपको। बाद में ये बॉय लेफ्ट साइड पे चल रहा है, गर्ल राइट साइड पे जा रही है, और दोनों बीच में किसी पॉइंट पे जाकर के मिल जाएंगे। और तब तक ये जो प्लेटफॉर्म है नीचे वाला वो डिस्प्लेस कर गया बाय द डिस्टेंस ऑफ कैपिटल एस। और यही निकालना है आपको कि प्लेटफॉर्म कितना डिस्प्लेस हुआ होगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, वो जो मैन है प्लस क्वेश्चन के हिसाब से मैन प्लस वुमेन जो है,
और प्लस जो वो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये आपके लिए सिस्टम मान लेते हैं। अब बताओ आउट ऑफ सिस्टम क्या है हमारे लिए बाहर, सिस्टम के बाहर इस फिगर में क्या दिख रहा है आपको आउट ऑफ सिस्टम? तो आउट ऑफ सिस्टम फ्लोर है और अर्थ कह लीजिए। तो फ्लोर से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा और अर्थ से ग्रेविटी की फोर्स लगेगी mg, एंड दैट मींस वॉल से फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। वॉल से तो कांटेक्ट छूट गया ना, जब वो चलने लगे तो वॉल से अलग हो गए। इसका मतलब यहां पर कंसेप्ट ये आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स, देखिए एक्सटर्नल फोर्स है, आउट ऑफ सिस्टम की जो फोर्स है ये एक्सटर्नल है। आउट ऑफ सिस्टम की जितनी भी फोर्स आप कह रहे हो ये एक्सटर्नल फोर्सेस ही हैं, लेकिन ये वर्टिकल है, दोनों वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स हो गया 0। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगी। और इसके अलावा क्वेश्चन में एक और बात कही गई है कि वो इनिशियली रेस्ट पे थे, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 0। तो जब एक्सेलरेशन भी 0 हो गया और सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 हो गई तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर जो डिस्प्लेसमेंट बताता है मुझे, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शुड बी 0 और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज लाइक m1 s1 प्लस m2 s2 प्लस m3 s3, इस तरीके से निकालते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये जो पूरा टर्म आएगा ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब m1 मास जो फिगर में दिख रहा है आपको, m1 मतलब वो बॉय की बात कर रहे हैं, m1 मतलब उस पर्सन की जो प्लेटफॉर्म के ऊपर है, तो m1 मल्टीप्लाइड बाय उसका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट आप ओरिजिनल से देखो, वो बॉय अपने ओरिजिनल पॉइंट से कितना लेफ्ट साइड पर है, अपने ओरिजिनल पॉइंट से कितना लेफ्ट है, जहां पर पहले था उससे उसका लेफ्ट साइड का डिस्टेंस देखो कितना है, -x1। x1 वहां से नहीं है बच्चा, फिगर देखो आप, x1 डिस्टेंस प्लेटफॉर्म के राइट एज से है और प्लेट पर्सन जहां पर पहले थे, L-X1 और ये डिस्टेंस आपका, हाँ ये डिस्टेंस एस है। तो बॉय लेफ्ट साइड पर जो रियल में डिस्प्लेसमेंट करी है उसने, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट बॉय के इनिशियल पॉइंट से लेकर के और बॉय के बाद वाले पॉइंट तक उसने लेफ्ट साइड डिस्टेंस कवर करी है, लेकिन वो डिस्टेंस x1 नहीं है, x1 माइनस एल है वो डिस्टेंस। आपको ये डिस्टेंस चाहिए खाली, ये x1 तो यहां से है राइट वाले एज से, ये पूरा डिस्टेंस आपका x1 है, उसमें से ये s माइनस करो, तब आपको पता चलेगा कि बॉय ने कितना डिस्टेंस मूव किया है रियल में फ्रॉम द इनिशियल लोकेशन, जहां पर पहले था उससे कितना आगे है, उससे कितना लेफ्ट है। x1 माइनस l नहीं समझ। और ये माइनस साइन लगाएंगे इसमें। जो ग्रीन कलर से मार्क किया ये डिस्टेंस निकालने की बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस जो ग्रीन कलर से, ये आप फिगर देख के बोलो भैया x1 डिस्टेंस आपको यहां से दिया जा रहा है, राइट साइड से एरो भी बना रखा है इसके अंदर कि x1 कौन सा डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट वहां से काउंट करोगे ना कि बॉय जो इनिशियली टाइम 0 पर उस बॉय की लोकेशन पॉइंट ए पर थोड़ी थी, बॉय की लोकेशन जो थी वो प्लेटफॉर्म के राइट एज पे थी, तो जहां पर पर्सन पहले था वहां वाली डिस्टेंस देखो और वहां जहां पर पर्सन बाद में है वो देखो, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो और माइनस क्योंकि लेफ्ट साइड जा रहे। अब इस गर्ल के लिए बात करेंगे तो इस गर्ल के लिए m2 मास और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल उसके इनिशियल लोकेशन से, गर्ल की इनिशियल लोकेशन, इसीलिए डॉटेड लाइन बना भी दी है कि गर्ल पहले वॉल पर थी, मतलब वॉल के कांटेक्ट में थी। तो ये गर्ल इस वॉल से कितना आगे आ चुकी है, फिगर को देख करके बताओ इस वॉल से कितना आगे है वो। भाई ये गर्ल पहले वॉल पे टच में थी, उस वॉल से कितना आगे बढ़ गई है, S plus X2 s प्लस X2 x2 अब x2 भी निकालना होगा तुमको, x2 निकालना है क्योंकि ये गर्ल और बॉय मीट कर रहे हैं और टोटल लेंथ प्लेटफॉर्म की l है,
फिगर में अभी इनके बीच में गैप है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ लिखा है दोनों मिल गए। तो अगर L बॉय, minus x1 हाँ, अगर बॉय x1 डिस्टेंस आगे आएगा तो इस गर्ल को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ताकि दोनों मिले? L minus x1 L माइनस x1 प्लस तीसरा मास मेरा ये प्लेटफॉर्म है, इनटू ये प्लेटफॉर्म अपने ओरिजिनल प्लेस से कितना आगे बढ़ा हुआ है, जहां पर पहले था उससे कितना डिस्टेंस आगे गया है, S एस, और इक्वल टू 0। बिकॉज डिनोमिनेटर में कुछ भी होगा फर्क नहीं पड़ता आपका, ये चीज तो वैसे भी मैटर नहीं करती। और इससे निकालोगे एस की वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ से एस की वैल्यू बनेगी। सर हम्म, सर जो हम लोग S1 निकाल रहे हैं उसके लिए रेफरेंस पॉइंट हम लोग A ले रहे हैं और बाकी दोनों के लिए रेफरेंस पॉइंट हम लोग जो है वॉल ले रहे हैं सर। भैया कहीं रेफरेंस पॉइंट नहीं ले रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं उनकी प्रीवियस लोकेशन से नई लोकेशन के बीच का। और तुमको ये समझ में तब आएगा बच्चा, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप फिगर बना के अपने आप करो, आप थोड़ा सा आर्ट बनाओ, एक प्लेटफॉर्म बनाओ, उस पर दिखाओ लड़का लड़की दोनों को, और उसके बाद प्लेटफॉर्म को आगे खिसका करके दोनों डायग्राम्स में देखो कि पहले वाली डायग्राम में बॉय कहाँ पर था, दूसरे डायग्राम में बॉय कहाँ पर है, और उनमें क्या डिस्टेंस है। दूसरी वाली पोजीशन में वो S भी तो आया, किस पोजीशन में? बॉय वाले। ये गड़बड़, यहाँ पर ये एल माइनस कर दिया, ये गड़बड़ हो गई है, सॉरी। एस होगा। हाँ ये एस था एक्चुअली, वो गलती से एल हो गया वहां पर। हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में भी वैसा ही है, एक बोट है, उस बोट में ये 3-4 पर्सन्स बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, और ये अपनी पोजीशंस को बदल देते हैं। ठीक है, फिगर को देखोगे तो इस बोट में ABC 3 लोग हैं। आप यूनिट्स पे ध्यान मत देना, ये पाउंड और फिट में डिस्टेंस दी गई है तो उससे मतलब नहीं है हमको, लॉजिक से मतलब है। ABC 3 पर्सन हैं यहाँ पर, और ये इन्होंने क्या किया, कुछ इनका आपस में डिस्कशन हुआ, उसके बाद अपनी अपनी पोजीशंस बदल दी इन्होंने। तो जो सी वाला पर्सन था वो बीच में बैठ गया जा करके, ये जो ए वाली लेडी थी वो लेडी राइट साइड बैठ गई, और ये जो कैप्टन साहब थे वो लेफ्ट साइड चले गए। तो ये अदला बदली करने के प्रोसेस में ये जो बोट है, ये बोट कुछ आगे मूव कर गई। इस एक्सचेंज करने के प्रोसेस में ये जो बोट आप देख रहे हो, ये बोट एस डिस्टेंस आगे आ गई, एक्स डिस्टेंस आगे चली गई। तो यही फाइंड आउट करना है कि पोजीशन बदलने के प्रोसेस में बोट कितना आगे चली जाएगी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बोट, ये हमारे लिए सिस्टम हो गया। अब क्या रहा आउट ऑफ सिस्टम, इसके अलावा आउट ऑफ सिस्टम अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या चीजें बची। तो आउट ऑफ सिस्टम में वो पानी है प्लस अर्थ है। पानी कौन सा फोर्स लगाएगी, तो पानी ऊपर की तरफ बॉयंसी अब थ्रस्ट लगाएगी, और अर्थ नीचे की तरफ ग्रेविटी लगाएगी। तो अगेन सेम चीज हुई, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है, मतलब फिर से सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 हुआ, और इनिशियली वो रेस्ट पे थे। तो जब ये ए और ए दोनों 0 हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो गया तो फिर हम ये कहेंगे मास ऑफ ए इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी इक्वल टू 0, ये कहोगे। अब फिगर को ध्यान से देखना है और फिर कंफ्यूज मत करना आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो मास ऑफ ए, सिंबल्स के फॉर्म में लिख रहा हूं इसको, मास ऑफ ए इंटू ये जो लेडी है अपने इनिशियल पॉइंट से कितना आगे है। देखो आपको लेडी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना ए वाले का, तो आप ए की जो लोकेशन है यहाँ पर इससे काउंट करेंगे, इस लाइन से वो लेडी कितना आगे है इस समय, अपनी इस लाइन से कितना आगे है वो, ये डिस्टेंस, ये उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या लग रहा है फिगर को देख करके कि लेडी जो है वो अपने जहां पर पहले बैठी थी उससे और कितना आगे चली गई है? 14 2 + 6 + 4 + 8
मेरे हिसाब से तो वो सर 10 प्लस एक्स। समझ गए ना। तो देखो ऐसे कर लो ना, ये जो लेडी थी ये जो ब्लैक लाइन बनाई है मैंने, ब्लैक लाइन, इसको और एक्सटेंड कर दे रहे हैं, इस ब्लैक लाइन को और एक्सटेंड कर दे रहे हैं। इस ब्लैक लाइन से लेडी कितना आगे थी, आप ऐसे देख लो, अगर इसको इतनी ही कंफ्यूजन है तो ये लेडी इस ब्लैक लाइन से 2 फीट के डिस्टेंस पे थी, और इस ब्लैक लाइन से इसका टोटल डिस्टेंस फिर देख लो और माइनस कर दो दोनों को, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेडी विल बी रिटन एज x प्लस 14 माइनस 2। ये आप देखो सही है कि नहीं है। डिस्प्लेसमेंट निकालने में इतनी दिक्कत हो रही है कि इस ब्लैक लाइन से जो पहले की एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने, उस लाइन से लेडी का बाद वाला डिस्टेंस माइनस उस लाइन से लेडी का पहले वाला डिस्टेंस, जी Yes, sir. प्लस अब बी वाले की बात करेंगे तो बी वाला, अब बी वाला उस लाइन से कितनी दूर है, बी वाला इस लाइन से अब कितनी दूर है, इस ब्लैक लाइन से x प्लस 4 4 प्लस एक्स। सर 4 माइनस x प्लस एक्स आएगा 4 फाइनल। और माइनस पहले कितनी दूर था उसी लाइन से, पहले उस लाइन से वो 8 कितना, 8 तो उतना करते जाओ, बाद वाले में से पहले वाला माइनस करते जाओ, डिस्प्लेसमेंट आता जाएगा, प्लस तीसरे वाले का 8 थर्ड, ये जो टोपी लगाया भाई साहब है, तो ये अब इस ब्लैक लाइन से x प्लस 4 x प्लस 10 पे है ब्लैक लाइन से, और पहले वो वहां से 16, अब ये 0 कर दीजिए, मासेस को पुट कर दो, यूनिट से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका फाइनल आंसर इसी में आएगा, फिट में ही आ जाएगा, या इंच में, जो भी दे रखे यूनिट जो भी दी जाएगी उसमें आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट इन सबका एक ही है। सर हम्म, सर अगर इसमें पहले से ही क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v दे रखी है कांस्टेंट और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो सेंटर ऑफ VCOM मास का डिस्प्लेसमेंट v इंटू टी कर दीजिएगा। अब उसके लिए टाइम पता होना चाहिए कि इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास में पहले से वेलोसिटी होगी तो वो चेंज नहीं होगी, तो जितनी देर में इन लोगों ने अदला बदली की है उतनी देर में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर गया होगा, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर ना करके v इंटू टी के बराबर कर देंगे। ओके। एक और क्वेश्चन इसी के तरीके से है, ये इसमें ये वेज कैपिटल एम वाला जो है वो वेज है, और उसके ऊपर एक छोटा मास है, और ये सब कुछ रेस्ट पे रखा गया है, इनिशियली ये सब कुछ रेस्ट पे है, और फ्रिक्शनलेस सरफेसेस हैं सारी, लिखा भी है रिलीज्ड एट रेस्ट स्मॉल ब्लॉक ऑन द टॉप ऑफ द वेज नेग्लेक्ट ऑल फ्रिक्शन फोर्सेस, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 0। फ्रिक्शन कोई नहीं है इसमें। फिर से हमने अपना सिस्टम डिक्लेयर कर दिया, सिस्टम में हमने स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम को लिया, सिर्फ इन दोनों को लिया है, तो आउट ऑफ सिस्टम में फिगर के हिसाब से हम फ्लोर को दिखाएंगे और प्लस ग्रेविटी यानी अर्थ को दिखाएंगे। फ्लोर से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अर्थ से ग्रेविटी की फोर्स, दोनों ही वर्टिकल। सम ऑफ ऑल एफ हॉरिजॉन्टल 0 implies सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 implies सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। implies स्मॉल m इंटू डिस्प्लेसमेंट 1 प्लस कैपिटल M इंटू डिस्प्लेसमेंट 2 शुड बी 0। अब S1 S2 कितना होगा, इस वेज का एंगल थीटा भी दिया हुआ है, तो फिगर पे ध्यान से देखो, हमें ये स्मॉल x निकालना है, स्मॉल x मतलब वेज कितना पीछे जाएगा, तो आप फिगर पर ध्यान दो, वेज की ओरिजिनल लोकेशन से और वेज की जो प्रेजेंट लोकेशन है इनमें कितना डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस, यही वेज का डिस्प्लेसमेंट है। मतलब ये जो हम देख रहे हैं, ये डिस्टेंस वेज की पहले वाली लोकेशन से और वेज की बाद वाली लोकेशन में, ये कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कितना होगा ये, और ये डिस्टेंस हम निकालेंगे, वेज का जो बेस लेंथ आएगी,
वेज की जो बेस लेंथ उसके हाइट के फॉर्म में आ जाएगी। अगर ये हाइट h है और थीटा एंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बेस लेंथ की वैल्यू बनेगी इसकी h मल्टीप्लाइड बाय कॉट ऑफ थीटा। तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m है उसमें से हम लिख सकते हैं स्मॉल m इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट h कॉट थीटा, और उसमें से वेज वाला डिस्प्लेसमेंट यानी कि स्मॉल x को माइनस कर दें, और प्लस कैपिटल M और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M मतलब वेज का डिस्प्लेसमेंट। वेज का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइड पर x है, लेफ्ट साइड पर -x है, और ये टोटल वैल्यू 0। यहां से डिस्प्लेसमेंट सॉल्व होगा स्मॉल m h cot थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये सीधा सा तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तीनों क्वेश्चन, पिछले 3 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इन तीनों का बेसिक मेथड एक ही है, ऑलमोस्ट सब सिमिलर टाइप के तीनों। ये फर्स्ट पार्ट है। जिसमें ये निकालना है डिस्टेंस मूव्ड बाय द वेज, यानी कि x फाइंड करना था तुम्हें। एक और चीज निकालनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ m एंड कैपिटल M एट दिस मोमेंट। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि जो वेज है उसकी स्पीड कुछ v1 है लेफ्ट साइड पर। ये मान के चलो कि वेज की स्पीड v1, और ये जो ब्लॉक है ये वेज के ऊपर स्लाइड कर रहा है विथ सम वेलोसिटी v2। अब यहां पर भी वो कंसेप्ट लगाओगे, क्योंकि ये चीज 0 आ रही है तो ये एक और बात कहती है आपसे कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस का समेशन 0 है तो ये भी कह सकते हो कि टोटल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका चेंज 0 आना चाहिए, यानी कंजर्व होना चाहिए। तो जितना इनिशियल मोमेंटम था, अब इनिशियल मोमेंटम 0 था क्योंकि सब कुछ रेस्ट पे था, उतना ही हमारा फाइनल मोमेंटम भी आना चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन में। सॉरी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अब हॉरिजॉन्टल मोमेंटम क्या लिखेंगे, कैपिटल M इंटू v1 नेगेटिव साइड पर, प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल m की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v2 cos थीटा। अब यहां पर भी गलती होगी। स्मॉल m को अगर आप अलग से डायग्राम बना के देखो, स्मॉल m के पास v2 वेलोसिटी तो है ही, बट यहां पर रिलेटिव वाला कंसेप्ट लगा, स्मॉल m इज कैरीड बाय कैपिटल M, वेज के ऊपर रख करके चल रहे हो उसको। तो हमेशा हमने कहा था कि अगर कोई बॉडी किसी के ऊपर कैरी कर रही है, मतलब कैपिटल M कैरियर है, यहाँ पर कैपिटल M कैरियर है स्मॉल m का, तो हमेशा आपसे कहा था कि जब कोई चीज किसी सामान को कैरी करती है तो वो कैरियर की वेलोसिटी भी उसमें ऐड होती है, यानी स्मॉल m के पास v1 भी ऐड होगा यहाँ पर। दो वेलोसिटीज, और जब स्मॉल m के पास दो वेलोसिटीज आएंगी तो मोमेंटम को कैलकुलेट करते वक्त जब आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए होगा, यहाँ पर थीटा एंगल मानेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल मोमेंटम लिखा जाएगा v2 cos थीटा माइनस v1, और ये टोटल वैल्यू 0 आनी चाहिए क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है। ये बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। स्मॉल m ग्राउंड पर नहीं चल रहा है, स्मॉल m वेज के ऊपर चल रहा है, यानी कि वेज उसके लिए एज अ कैरियर काम कर रहा है, कैरियर। और दूसरा, सर हाँ जी, सर इसमें v1 v2 भी तो रिलेट कर सकते हैं कंस्ट्रेंट से कि नॉर्मल के लॉन्ग सेम होगी वेलोसिटी। नहीं होगा, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, नहीं होगा, कंस्ट्रेंट है ही नहीं कोई। किस चीज का कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट मतलब मजबूरी, क्या मजबूरी है यहाँ पर इनकी? सर नॉर्मल के लॉन्ग v1 की वेलोसिटी और v2 बच्चा की वो वेलोसिटी मैथ सेम है, हो। वो मैथ है।
आप प्रोसेस बता रहे हो कि ऐसा करेंगे, क्यों करेंगे ये बताओ। यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम नॉर्मल के अलॉन्ग वेलोसिटी इक्वेट कर देते हैं, ये तो मैथ हुई ना, बट क्यों करोगे ये सर तो बताओ। नहीं, सर नहीं तो फिर वेलोसिटी सेम नहीं होगी तो पार्टिकल ब्लॉक जो होगा वो तो एकदम हाँ। आप सोचो इसके बारे में, पहले आप आराम से सोच के देखना और करके देखना, मैं कह रहा हूँ ना करके देखो, फिर समझ में आएगा कि क्या होगा। क्योंकि भाई मैं बोलूंगा तो फिर उसमें ऐसे बोलने से नहीं समझ में आएगा, आप इसको एग्जीक्यूट करो, क्या होगा ये चीज। सर और मैं जितना सिंपल वे में बोल रहा हूँ, मैं बार बार रिलेटिव मोशन वाले चैप्टर से लेकर के और यहाँ तक एक ही बात कह रहा हूँ कि अगर कोई सामान किसी और सामान के ऊपर रख करके आप ले चलते हो तो कैरियर की वेलोसिटी ऐड होती है। मैंने 100 बार, साइकिल है, साइकिल के पीछे कैरियर लगा होता है, उस कैरियर पर अगर आप एक कुछ लगेज रख लो तो जिस स्पीड से साइकिल चलेगी उसी स्पीड से वो लगेज भी चलेगा। हर कार के ऊपर एक स्क्वायर बेस करके लगाते हैं कार के ऊपर सूटकेस वगैरह रखने के लिए। तो भाई सूटकेस क्या अलग स्पीड पे चलेगा, या जो कार की स्पीड होगी उसी स्पीड पर सूटकेस भी चलेगा, क्योंकि वो कैरी तो हमारा कार ही कर रहा ना, कार के ही तो छत उसको कैरी करके ले चल रही है। हाँ, अगर वो सूटकेस छत के ऊपर, कार की छत के ऊपर अलग से कोई मोशन करे तो वो मोशन कार के मोशन में ऐड करके निकालो टोटल वेलोसिटी। मैं तो इस कंसेप्ट के ऊपर बार बार बोलता हूँ। सर हम्म, सर ये v2 cos थीटा प्लस v1 नहीं होगा सर? v1 नेगेटिव साइड है बच्चे, डायरेक्शन है, मोमेंटम सर है। निगेटिव सर, रिलेटिव में तो पलट के सर जुड़ता है सर। भैया हम रिलेटिव नहीं निकाल रहे हैं यार, पिछले लेक्चर रिवाइज करिए, हम रिलेटिव नहीं निकाल रहे हैं, हम कैरियर वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं इसमें, ओके रिलेटिव सर। नहीं निकाल रहे। मेरा स्टेटमेंट सुनो, बार बार आप लोग पीछे के टॉपिक्स में ना आप फिर कंफ्यूज कर रहे हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब मैं फिर उस लेक्चर को रिपीट करूं, हमने आपको क्लास में ये एग्जांपल समझाया था, हमने क्लास में ये कहा था कि आप ट्रेन के अंदर खड़े रहो, आप ट्रेन, मान लो कोई ट्रेन का एग्जांपल है, हमने आपको क्लास में ये कहा था, और आप ट्रेन में खड़े रहो सिर्फ स्टैंडिंग, आपको बैठने की सीट नहीं मिली, आप खड़े हो, तो जो ट्रेन की वेलोसिटी है क्या वही वेलोसिटी आपकी नहीं हो गई कि अलग से कोई वेलोसिटी आएगी? मतलब खाली मैथ पढ़ना चाहते हो ना तो पढ़ते रहो बेटा, आप लोग को मैथ और इक्वेशन से समझना है, समझते रहो, फिर एग्जाम टाइम पर वहीं फंस जाना जा करके। मैं दसों बार इस एग्जांपल को दे चुका हूं कि जब हम ट्रेन में चल रहे होते हैं तो हम लोग ट्रेन हमें कैरी, हम ट्रेन को कैरियर कहा जाता है, 100 बार कहा जाता है कि इट कैरीज पैसेंजर्स, तो पैसेंजर्स आर कैरिड बाय द ट्रेन, या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, तो जो पैसेंजर्स की वेलोसिटी होती है वो वही होती है जो ट्रेन की होती है, वेलोसिटी ऑफ दिस पैसेंजर। फिर हमने कहा था कि अगर आप ट्रेन के अंदर वॉक करोगे, अगर आप उस ट्रेन के अंदर वॉक करते हो, वॉक इनसाइड ट्रेन, मान लीजिए आपको वॉशरूम जाना है ट्रेन में, तो आप उसके अंदर चलोगे, वो स्पीड वी है, तो अब इस पर्सन की एक्चुअल स्पीड कितनी होगी? तो हमने कहा था इस v1 प्लस पर्सन की v1। एक्चुअल स्पीड जो ट्रेन की हुई और प्लस उस ट्रेन के अंदर जब आप चलोगे ना तो आपकी भी तो स्पीड काउंट होगी, दोनों मिलाएंगे, हम ये कंसेप्ट लगाना चाह रहे हैं। हाँ सर, या आ गया याद। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर मैंने ऐड किया है, सेपरेट नहीं किया यहाँ पर। दूसरा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सर्फेसेस हैं, फ्रिक्शनलेस सर्फेसेस हैं तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी 0 होगी। तो जो ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी है इस स्मॉल एम मास की, यानी कि mgh, वो बाद में सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हाफ कैपिटल M v1 स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि स्मॉल m की टोटल वेलोसिटी निकालोगे आप, यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी, स्मॉल m की रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आएगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जब इसकी आएगी तो वो आएगी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2, और एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स जो कि cos 180 माइनस थीटा है, cos पाई माइनस थीटा, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी, क्योंकि अननोन दो हैं तो दो इक्वेशन चाहिए होंगी हमें, एक v2 अननोन है और एक v1 अननोन है।
तो हमें आंसर भी दो इक्वेशन चाहिए थी, एक हमने मोमेंटम से निकाली और एक एनर्जी कंजर्व करके निकाली, क्योंकि कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेसेस दी गई हैं, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं काम कर रहा है यहाँ पर, इस वजह से। कुल मिलाकर के ये पूरा कंसेप्ट है इस टॉपिक को समझने के लिए। अब इस 3-4 एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को हम ट्रायंगल के बजाय किसी भी शेप का ले सकते हैं, तो ज्योमेट्री मैटर नहीं कर रही है कि ट्रायंगुलर है कि स्क्वायर है कि क्या बन रहा। लॉजिक आप ध्यान से रखो, लॉजिक ये जो पूरे स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप जो यहाँ पर करे जा रहे हैं, यहाँ पर बोट वाले क्वेश्चन में, प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन में, अल्टीमेटली सब एक ही चीज हो रही है। हाँ, ये स्पेशली एक क्वेश्चन ऐड कर दिया गया मोमेंटम का कि मोमेंटम भी कंजर्व कराओ, स्पीड भी निकाल सकते हो, तो ये काम भी कर सकते हो। मतलब जहां पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है वहां पर 2 बातें लिखी जा सकती हैं, वो क्वेश्चन की डिमांड पे होता है। 2 बातें एक्सटर्नल फोर्स 0 होने पर, एक सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 कर सकते हो अगर वो पहले से रेस्ट पे है, तो एक ये भी काम कर सकते हैं, इससे भी हमारा कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा, अगर फोर्स 0 है तो आप मोमेंटम भी कंजर्व करा सकते हो। वो क्वेश्चन पे होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हमारे क्या आंसर देने हैं, बट प्रिंसिपल्स यही है। बट इन सब की शुरुआत यहाँ से होती है कि सिस्टम आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम और आउट ऑफ सिस्टम। जब तक आप ये आउट ऑफ सिस्टम अच्छी तरीके से नहीं देखोगे तब तक आइडिया भी नहीं लगेगा कि एक्सटर्नल फोर्सेस क्या लग रही है हमारी, और जब तक इसके बारे में आइडिया नहीं लगेगा तब तक ये डिसाइड कर पाना कि बाहर से फोर्स 0 लग रही है कि नॉन 0 लग रही है, टफ है। सर हाँ, सर जो एनर्जी कंजर्वेशन होता है वो भी फ्रेम डिपेंडेंट होता है? मतलब कि ग्राउंड फ्रेम से कराते हैं कंजर्वेशन यार हमेशा। जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितने भी कंजर्वेशनल लॉज हैं वो सब ग्राउंड फ्रेम में वैलिड है। ओके जितने भी हैं, चाहे वो मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो भी आपको ग्राउंड फ्रेम में आना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्व कराएंगे तो भी ग्राउंड फ्रेम से ही करा सकते हैं। एक और लास्ट पॉइंट इसमें बस क्लैरिटी के लिए, क्या ये नॉर्मल और mg बराबर होंगे? एक्चुअली यहाँ पर 2 mg होंगे, कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg, क्या ये बराबर होंगे? जल्दी बताओ, नॉर्मल और के दोनों का जो ग्रेविटी है क्या ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे? नो सर। क्यों? सर सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। किधर आ रहा है ये? अगर ये स्मॉल m ऊपर से नीचे आ रहा है, स्मॉल m ऊपर से नीचे जा रहा है, तो पहले टॉप साइड हैवी था, अब बॉटम साइड हैवी हो रहा है, मतलब छोटा वाला मास नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा लेकिन वर्टिकली एक्सेलरेट हो रहा। वो देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 कहा गया है, वर्टिकल 0 नहीं कहा जा रहा है। तो अगर सेंटर ऑफ मास वर्टिकली नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब नीचे वाली फोर्स ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि बिना कैलकुलेशन के ये कह सकते हैं कि कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी की वैल्यू बड़ी होगी, नॉर्मल रिएक्शन जो फ्लोर की वजह से यहाँ पर लगेगा, नॉर्मल mg बराबर नहीं होगी इस क्वेश्चन में। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, मतलब क्योंकि एग्जाम में तो पता नहीं क्या पूछ सकते हैं भाई, वो सब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली या फिर सिंगल करेक्ट कैसे भी पूछ सकते हैं। तो ये ध्यान देना है कि सेंटर ऑफ मास मूव हो रहा है लेकिन नीचे, वर्टिकली नीचे आ रहा है, वो हॉरिजॉन्टली आगे नहीं जा रहा है। ना तो वो हॉरिजॉन्टली आगे जा रहा है, ना तो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट आ रहा है। सर ये एक और बार समझा दिए सर, ये m प्लस mg m प्लस m इससे कर रहे हैं ना, यहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि ये स्मॉल m अगर मैं बात करूं तो ये जब स्मॉल m ऊपर होगा तो सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का थोड़ा सा ऊपर की साइड होगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास हैवियर साइड की तरफ होता है, तो पहले वेज का टॉप साइड ज्यादा हैवी होगा तो उधर होगा। जब छोटा वाला m नीचे आएगा तो सेंटर ऑफ मास भी नीचे शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि अब मास नीचे शिफ्ट कर गया, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर से नीचे आ चुका है, यानी कि डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर गया। तो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होनी चाहिए और अपवर्ड फोर्स कम होनी चाहिए। ओके ये लॉजिक लगाया है इसमें, क्योंकि ये एनालिसिस के पार्ट्स होते हैं। और आखिरी क्वेश्चन इसमें एक और पूछ रहे
कि अगर ग्राउंड फ्रिक्शनलेस होता और ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन होता तो क्या फर्क पड़ता? अगर इस ब्लॉक में और वेज में फ्रिक्शन होता लेकिन ग्राउंड पे ना होता, क्या ये पहला यहाँ वाला आंसर सही होता, मेरा एक्स वाला आंसर? यस सर। जी सर। यस सर हो जाता। Yes, sir, इंटरनल सही फोर्स है। है। राइट। सर एनर्जी कंजर्व ना होती, मोमेंटम कंजर्व होता, सर वो हो जाता हाँ हो इंटरनल जाता फोर्स सर में, मोमेंटम। हो जाता। सिर्फ क्या ना होता? एनर्जी। जी नहीं कंजर्व। बस अब क्लियर हो गया आपको कि इस तरह से देखोगे तो अब दिक्कत नहीं होगी इंटरनल एक्सटर्नल और सिस्टम बना करके। तो ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन थे पूरे चैप्टर के लिए, ये एक्सप्लोजन और ये सब, और ये थ्योरीज जो थी ये रोटेशनल मैकेनिक्स में बहुत हेल्प करेगी तुमको, और ये जो यहाँ का पॉइंट है इसको ध्यान से करोगे आप। चलिए बाकी अब अगली क्लासेस में करेंगे, ठीक है? सर हाँ जी। सर वो